अगर प्रोटीन पाउडर एज अ सप्लीमेंट लेना ठीक है, इससे फिर किडनीज और लीवर पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है? प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करने के बाद उसकी डेथ होगी। वर्कआउट स्टार्ट करते वक्त लोग सबसे बेसिक गलतियां क्या करते वर्कआउट करते समय सबसे बेसिक गलती ये होती है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप सॉल्ट ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। चाइनीज जापानीज को देखिए आप, व्हाई दे आर सो फ्लेक्सिबल, दे अवॉइड सॉल्ट्स। हमारे इंडिया में बहुत बड़ा ट्रेंड है कि खाना खाने के बाद तो मीठा चाहिए चाहिए। तो क्या खाना खाने के बाद हमको मीठा खाना चाहिए? देखिए, खाना खाने के बाद आप सीधा बिस्तर पे जाते हैं, तो क्यों वो अजगर की जिंदगी जीना कि आप सो गए और वो अंदर स्लो प्रोसेस हो रहा है शुगर। वेज लोगों के लिए और नॉन वेज लोगों के लिए सबसे बेस्ट सोर्सेज क्या हैं जो उनको डे टू डे लाइफ में प्रोटीन के लिए ले सकते हैं? नॉन वेज में ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, वेज में लोग अवेयर नहीं है, लेकिन वेज में भी ऑप्शंस बहुत जाते हैं। लोग जिम कर रहे हैं और उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। जिम करते करते ही वो ट्रेडमिल पे कोलैप्स हो गए। आपको आपकी बॉडी इंडिकेट करती है। तो ऐसी कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जहाँ पे हम फैट लॉस इजीली और जल्दी कर सकते हैं? ट्रेंड ट्रेनिंग से अच्छा कुछ नहीं है। सर, अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम जिम नहीं जा सकते तो ऐसी कौन सी 5 एक्सरसाइजेज हैं जो हम सिर्फ घर पे कर रहे हैं और हम फिट रह सकते हैं? बर्पीज, पुशअप्स, प्लैंक, ट्राइसेप डिप और क्रंचेस कर सकते हैं। क्या वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा बुरा असर डालती है एक फिटनेस जर्नी में? इससे बुरा कुछ नहीं है। आज हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट, फिटनेस कोच मिस्टर सतीश कुमार, जो कि बहुत टाइम से क्रिकेट में भी हैं, फिटनेस जर्नी में भी हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है और विदेशों से भी बहुत सारे लोगों को उन्हें ट्रेन किया है। सो आई वेलकम यू सर थैंक ऑन यू सर। बोर्ड। आज का पहला क्वेश्चन मैं बेसिक से जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता कि बेसिक लेवल पे हम स्टार्ट कैसे करें। ये एक बहुत छोटा सा हर्डल है और उसके लिए कुछ नहीं करना, बस अपने आप को बिस्तर से उतारना है और उस तरफ चल देना है। वो तरफ जिम नहीं है, या वो जगह, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। शायद आपको चलना पसंद है, तो आप चलें। आपको दौड़ना पसंद है, तो आप वो करें। जो भी बचपन में या कभी आप करते आए हैं, जो आपको एक्साइट करते थे, जो आपको हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करती थी, आपको सिर्फ़ उसी पे ध्यान लगाना है। आप उस चीज़ को फ़िगर आउट करें जो आपको खुशी देती है। वो डांस भी हो सकता है। तो फ़िटनेस को कभी एक जिम बैग बनाने की कोशिश ना करें। फ़िटनेस एक मल्टीपल एक्टिविटी है जो आप कहीं भी कर सकते हैं। सर, पास्ट में हमारा एक डिस्कशन हो रहा था जिसमें कि आपने एक बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाई थी राम और रावण की। क्या आप एक बार शेयर करना चाहेंगे सबके साथ कि ये एग्जैक्टली रावण आपकी फिटनेस जर्नी में आपको कैसे रोकता है? सर, वो रावण इसलिए नाम दिया है उसको कि लोगों को बड़े आराम से वो नाम याद रह जाए। क्योंकि साइंटिफिक वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं बोलूँगा सुक्रोसिस, और राम को बोलूँगा मैं कीटोसिस। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने सुक्रोसिस को सुलाना है और कीटोसिस को जगाना है बॉडी में, वही है राम रावण की कहानी। वो साइंटिफिक है सर, तो लंबा हो जाएगा वो। जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कोरफिट, तो कोरफिट का जिम और ट्रेडिशनल जो एक्सरसाइज होती है, उसमें हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे? मतलब कोर जिम आपका जो है या कोरफिट जो है आपका है, ये ट्रेडिशनल जिम से कैसे अलग है? लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो लोग कहते थे कि यार, कभी आपने डिफेंस वाले लोग देखे हैं? दे आर डिफरेंट, वो कुछ भी कर सकते हैं। या स्पोर्ट्समैन, उनकी उनकी डाइट, उनका वो यार वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी फिटनेस वो बहुत अलग होती है। पर ऐसा तो नहीं है ना, वो स्पोर्ट्समैन और डिफेंस वाला बना तो आम आदमी के बीच से ही है। तो क्यों ना आम आदमी को उस तरह की एक्सरसाइज कराई जाए जो सिर्फ स्टेडियम में होती है या आर्मी कैंप में होती है। उसका एक छोटा सा वर्जन मिक्स मैच करके आप अगर मार्केट में लाते हो और आम इंसान के बीच में लाते हो, तो 100% तो नहीं बोल रहा मैं उस फिटनेस को, लेकिन क्या आप उसकी 20 या 30% भी फिटनेस अचीव कर लो, तो आपका माइंडसेट तो चेंज होगा सर। तो कोर फिट बेसिकली वही काम करता है। एक आम आदमी को आम आदमी की फिटनेस जर्नी की ज़रूरत बताता है कि आपको क्या करना है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम पसंद नहीं है तो आप जिम जाके जिम ही करो। आपको क्या अच्छा लगता है, हम आपको फिगर आउट कराएँगे कि आपको क्या अच्छा लगता है और आप उसमें अपने आप को एडजस्ट करो। बेसिकली एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज़ है कोर फिट, जहाँ एक बच्ची अपने माँ के साथ भी आती है और दोनों अपनी-अपनी पसंद की एक्सरसाइज़ेज़ करती है। बाप-बेटे भी आते हैं, एक पूरा परिवार भी आता है, दोस्त आते हैं, लेकिन सबकी
सोच और सबका तरीका अलग है, तो वो अपने-अपने तरीके में ढल जाता है। यही है बेसिक मोटिव। सर, वर्कआउट स्टार्ट करते वक़्त लोग सबसे बेसिक गलतियाँ क्या करते हैं और जो उनको कभी नहीं करना चाहिए? वर्कआउट करते समय सबसे बेसिक गलती ये होती है। जैसे मैंने सोचा कि मैं अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता हूँ। अब किसी ने मुझे बोला कि सुबह दौड़ने जाओ। फिर मुझे दूसरे इंसान ने बोला, नहीं-नहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, जिम जाओ, वहाँ पे ट्रेडमिल भी हो जाएगा तो आपका कार्डियो भी हो जाएगा और वहाँ की एक्सरसाइज़ भी करो। फिर मुझे किसी तीसरे इंसान से मेरी बात हुई, उसने मुझे एक सजेशन दे दिया कि नहीं बैडमिंटन खेलने जाओ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन सब चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करें तो करें कैसे? यू नो क्या कदम होने चाहिए? क्योंकि बहुत टाइम बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमसे दौड़ते भी नहीं बनता उतना ज़्यादा। फिर ऑन टॉप ऑफ इट अभी एक मुझे डॉक्टर हैं वो मिले, तो ही सेड कि नहीं आपको दौड़ना भी नहीं चाहिए रोड पे, क्योंकि अगर आप दौड़ोगे तो रोड क्योंकि हार्ड होती है तो उससे आपके घुटने भी खराब हो जाएँगे। तो आई एम रियली कन्फ्यूज़्ड कि क्या करना चाहिए? नहीं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की, हर दिन रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए। ओके, दौड़ना तो चाहिए लेकिन हर दिन दौड़ना रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए। आप ग्राउंड्स पे दौड़ सकते हैं, जहाँ मड ट्रेन हो, ट्रेल जहाँ अच्छी हो वहाँ दौड़ सकते हैं। तो दौड़ना तो है देखिए, हम हमेशा मसल की बात करते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है हमें अपने ऑर्गन ट्रेन करना। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो दौड़ना है। आप साइक्लिंग भी कर सकते हो, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, आप स्किपिंग भी कर सकते हो। आप ऐसा क्या चीज़ नहीं है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज़ या कार्डियो बढ़ाने का मतलब सिर्फ़ यही है, जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज़ेज़। तो आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, मैं अगेन वही कह रहा हूँ, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। भाई मैं चल के कर सकता हूँ, तुम बैडमिंटन खेल के कर सकते हो, मैं स्विमिंग से कर सकता हूँ, चॉइस इज़ योर्स। सो बेसिक अगर मैं लेमन लैंग्वेज की बात करूँ, तो अगर आज कोई भी 30s या 40s में है, या 25 में 20s में है, तो अगर वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? मतलब बेसिक वे में? स्टार्ट विथ बेसिक, स्टार्ट वॉकिंग ओके, एंड ट्राई टू वॉक। हर दिन का इम्प्रूवमेंट। देखिए फ़िटनेस जर्नी 3 दिन या 4 दिन में नहीं कंप्लीट होगी। ये आपके साथ ज़िंदगी भर साथ चलने वाली है। आप अगर ये सोचें कि मैं 2 दिन करके ख़त्म कर दूँगा और मैं अचीव कर जाऊँगा या मैं 3 महीने में ये गोल अचीव कर जाऊँगा, गोल लोगों के अचीव होते हैं जिनके पास वो गोल होता है, जिनको कोई स्टेज परफ़ॉर्म करना है या किसी को मूवीज़ असाइन है, उनको उनका टारगेट गोल पता होता है कि मुझे इतने दिनों में करना है, लेकिन उनको भी ज़िंदगी भर फ़िटनेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। यू कैन अचीव इट बट आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये लेगेसी ऐसी है, अगर आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं, तो कल थोड़ी पेस बढ़ा सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस अचीव कर लेते हैं, तो आप पेस बढ़ा सकते हैं। पेस अचीव कर लेते हैं, तो जो वॉक थी, उसको आप जॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब जॉग आप अचीव कर लेंगे, तो जॉग को आप स्प्रिंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एंडलेस है, ये एंडलेस है। मतलब आप स्टार्ट करें, आप कैसे भी स्टार्ट करें, व वॉक से स्टार्ट करें, स्विमिंग से स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट। अगर आपके अंदर एक वो बचपन का खिलाड़ी वापस आ जाए, जो खेलता था, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ट्राई टू प्ले अ स्पोर्ट व्हिच हेल्प्स यू। वो आपको क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ, एड्रेनल रश के साथ आपकी फिटनेस भी करा देगा। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जब हम स्पेशली जिम भी जाते हैं कि हम कार्डियो पे ध्यान दें या वेट लॉस पे ध्यान दें? नो या कार्डियो पे ध्यान दें या वेट लॉस पे ध्यान दें या लॉन्ग टर्म पे हमको किस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए रेगुलरली? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना खाना, एक्सरसाइज़ सब वैसे ही रखना चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म कर सको, जो नियम से कर सको। देखिए एक्सरसाइज़िंग का मतलब सिर्फ़ एक ही चीज़ है, एक शब्द है, दैट इज़ नियम। वो नियम होता है। आप फिट लोगों को देखें, अ, मैं सिर्फ़ जिम की बात नहीं कर रहा, फिट लोगों को देखें, जैसे आप किसी स्टेडियम में जाएँ या किसी बैडमिंटन कोर्ट में जाएँ या कहीं भी एक्स-वाई-ज़ेड जगह जाएँ, वहाँ आपको एक अंकल दिखेंगे जिनसे आप पूछोगे कि अंकल कब से खेल रहे हो? तो बोलेंगे यार आज 50 साल हो गए। 50 साल हो गए मतलब 50 साल से वो रोज़ यही काम कर रहे हैं। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको ज़िंदगी भर साथ लेके चलना है। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, जैसे रोज़ आप हवा, बाकी जैसा वो भी ट्रेनिंग भी ही वो ही है। आपको ट्रेनिंग को भी उतनी ज़रूरत देनी है। ट्रेनिंग आप हर दिन करें। आप एटलीस्ट हर दिन ना कर पाएँ तो हफ्ते में 4 दिन करें। 365 दिन ट्रेनिंग को प्लान मत करें। सबसे बड़ी जो गलती इंसान करता है वो ये कहता है यार मेरे को हर दिन ट्रेनिंग करनी है। हर दिन ट्रेनिंग मत करें। अगर आप 4 दिन ट्रेनिंग कर पाएँ इस हफ्ते में,
तो अपने दिमाग को ये कहें कि भाई मैंने 4 दिन ट्रेनिंग की है, मैं बहुत हैप्पी फ़ील कर रहा हूँ, तो आपका ब्रेन आपको हेल्प करेगा हैप्पी फ़ील कराने में। लेकिन आप उसको रिग्रेट फ़ील कराओगे कि यार मैंने 4 ही दिन की है, तो आपका ब्रेन नेगेटिव होता जाएगा और कहेगा यार इसने 4 ही दिन की है और आपको वो नेगेटिविटी आती जाएगी आपकी बॉडी में। तो खुश रहने की कोशिश करें और वो खुशी कैसे भी मिले आपको, चाहे वो स्पोर्ट्स से मिले, चाहे किसी डांस से मिले, चाहे आपका बस एड्रेनल रश रोज़ बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि एक यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं यस। अपनी जर्नी में। बिकॉज़ वो जो डोपामाइन रिलीज़ होता है, वो उस हिसाब से नहीं हो पाता। उनको लगता है कि यार वेस्ट है ये सब चीज़ें करना और फिर धीमे-धीमे उनका जो मोटिवेशन है वो कम होने लग जाता है। जी, 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 365 दिन तो कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं करता। मुझे नहीं लगता है जिम का ओनर भी 365 दिन एक्सरसाइज़ कर सकता है। तो जितने दिन भी आप कर रहे हैं ना, उसको एन्जॉय करें। बट अगर हम जैसे जिम जाते हैं, तो जिम जाते ही जनरली लोग क्या करते हैं कि एक पूरा आपका डाइट चार्ट बना देते हैं और डाइट चार्ट के साथ एक्सरसाइज़ का भी चार्ट बन जाता है कि एक दिन आपको आपको एक दिन कार्डियो करना है, फिर एक दिन आपको स्टमक रिलेटेड एक्सरसाइज़ करनी है, फिर एक दिन आपको चेस्ट करना है, फिर एक शोल्डर्स करने हैं और वो पूरे वीक का बना देते हैं। तो क्या हर दिन जिम जाना और उस तरह की एक्सरसाइज़ करना सही है? हर दिन वेट उठाना सही है? मैं अगेन यही कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़रूरत क्या है? पहले आप अपने आप को तो समझें और उस ट्रेनर को ये बताएँ कि सर मेरी ये ज़रूरत है, मुझे ऐसा रहना है। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बॉडी बिल्डिंग में और एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में। बॉडी बिल्डिंग लिटरली एक तपस्या है। अगर लोग उसको मज़ाक बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल स्पोर्ट्स में से एक है वो। अगर जो भी बॉडी बिल्डर्स हैं, आई रिस्पेक्ट बॉडी बिल्डर्स क्योंकि वो इतना तपस्या करते हैं, हम तो चलते-फिरते कुछ भी खा लेते हैं, उनको तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो आप अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो या आप कोई स्टेज परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आप बेसिक लेमन एक्सरसाइज़ेस करें, फुल बॉडी एक्सरसाइज़ेस करें, हफ्ते में अपने आप को शेड्यूल करें, 3-4 दिन वेट ट्रेनिंग, 3-4 2-1 दिन अ, कार्डियो और स्ट्रेचिंग पे बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। आप स्ट्रेचिंग पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए एक आम आदमी को, क्योंकि हम बैठी हुई जॉब्स कर रहे हैं, हम लैपटॉप्स के साथ हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी बॉडी दिन पे दिन स्टिफ होती जा रही है और जितना आप बॉडी को स्ट्रेचेबल, फ्लेक्सिबल रखोगे, उतना आपके लिए लाइफ ईज़ी हो जाएगी और आपका दिमाग भी उतना तेज़ काम करेगा। ओके, एक बहुत बड़ा मिथ है या मिथ है कि नहीं पता नहीं कि अगर आप सॉल्ट ज़्यादा कंज़्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इज़ इट? सॉल्ट वाटर रिटेन करता है बॉडी में, तो ओके, देखिए चाइनीज़, जापानीज़ को देखिए आप, व्हाई दे आर सो फ्लेक्सिबल? दे अवॉइड सॉल्ट्स, ओके। दे अवॉइड सॉल्ट्स टोटली। तो फ़र्क तो है और हमारे शरीर को एक लिमिटेड सॉल्ट की ज़रूरत है। हम बहुत एक्सीड करते हैं हर चीज़ को। हम अगर खाने में नमक नहीं है तो हम ज़्यादा डालते हैं। किसी को ज़्यादा नमक पसंद है, किसी को कम नमक पसंद नहीं है, किसी को कम नमक पसंद है। तो ये पसंद वाला सॉल्ट के साथ नहीं है। सॉल्ट इज़ एक बेसिक नेसेसिटी जो एक पैरामीटर पे होनी चाहिए कि इतना सॉल्ट लेना है। सो आप रिकमेंड करते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं रेगुलरली, तो हमको सॉल्ट का इंटेक कम कर देना चाहिए? सॉल्ट का इंटेक कम कर देना नहीं चाहिए, सॉल्ट लेना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप शुगर और सॉल्ट का ये है कि आपको आपकी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से लें। आप एक्सेस किसी भी चीज़ का खराब है। हम मिठाई खाते तो खाते चले जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ त्योहार बने हैं और मैं अगर और बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रीट है। एग्ज़ैक्टली, तो ट्रीट हमें ट्रीट की तरह लेनी चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन। हर राइट। दिन ट्रीट नहीं हो सकती आपकी, त्योहार हर दिन नहीं हो सकता। तो आप उस ट्रीट का इंतज़ार तो करें। अपने आप को उतना मेहनत करके, काम करके उस ट्रीट के हकदार बनाएँ, तब वो आप ट्रीट एन्जॉय करें। एंड व्हाट अबाउट चीट डेज़ या चीट मील्स? पहली बात तो चीट डे हमको बनाना चाहिए, चीट मील क करना चाहिए हमको? चीट डे होना चाहिए, चीट डे होना चाहिए। चीट डे होना चाहिए। चीट डे में होना चाहिए और चीट डे के दिन आप सिर्फ़ खाने से चीट ना करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। वो जो चीट है, वो उसको मैं चीट नहीं कर रहा हूँ। उस मोमेंट को एन्जॉय करें आप अपनी फैमिली के साथ, जो आपको अच्छा लगता है, आप पेंटिंग करें, जो भी आप जिससे भी आपको सुकून मिलता है, उस दिन वो करें। सिर्फ़ खाना ही नहीं, वो होना चाहिए आपका सुकून का दिन। अभी हम खाने की बात चल रही है, तो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि खाना खाने के बाद तो मीठा चाहिए चाहिए। तो क्या खाना खाने के बाद हमको मीठा खाना चाहिए? और अगर खाना चाहिए तो कब खाना चाहिए? सुबह के खाने पे मतलब दोपहर वाले जो हमारा लंच होता है या रात के डिनर पे? देखिए, खाना खाने के बाद आप सीधा बिस्तर पे जाते हैं।
राइट। राइट? और अगर आप डिनर करते हैं तो आप सीधा, हमारा जो शेड्यूल होता है वो ऐसा डिज़ाइन्ड है कि हम डिनर करके सीधा सोने जाते हैं। तो क्यों वो अजगर की ज़िंदगी जीना कि आप सो गए और वो अंदर स्लो प्रोसेस हो रहा है शुगर। अगर आपको शुगर खाना है तो दिन में खाएँ ताकि आप दिन भर जो एक्टिव रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसमें वो कहीं न कहीं कंज़्यूम हो जाए। तो जितना भी मीठा अगर आपको खाने में आ भी रहा है तो आप उसको दिन में लेके आएँ, रात को अवॉइड ही करें। हम जो दोपहर का खाना है, खाना खाने के बाद स्मॉल क्वांटिटी में रेगुलर बेसिस पे नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं, रेगुलर बट अगेन इट्स गोइंग टू बी ट्रीट। जिस दिन ओके, आपकी ट्रीट हो आप उस दिन मीठा खाएँ। ओके। रेगुलर बेसिस पे आपको मीठा खाने की ज़रूरत नहीं। नेचुरल शुगर आपको हर सोर्स से मिल रहा है, आप फ्रूट्स ले रहे हैं, आप इतनी सारी चीज़ें ले रहे हैं, उससे आपको नेचुरल शुगर मिल तो रहा है। मतलब आप इस चीज़ को समझ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर आप अपने काम के साथ कई बार ट्रैवल भी करना पड़ता होगा आपको। तो जब आप ट्रैवल करते हैं, तो फिर आप अपनी फ़िटनेस को कैसे मेंटेन करके रखते हैं? देखिए, फिटनेस को लोगों ने इतना रॉकेट साइंस बना रखा है। कौन कहता है कि फिटनेस एक सीढ़ी पे नहीं हो सकती? फिटनेस एक 4 बाय 4 के टाइल पे नहीं हो सकती। ओके। फिटनेस तो कहीं भी हो सकती है। आप जिस जगह ट्रैवल कर रहे हैं, उस होटल रूम में हो सकती है, उस होटल के स्टेयर्स पे होती है। बाय डिफ़ॉल्ट होटल्स में अच्छे जिम्स हैं। आपको एक नियम बनाना है। आप कहीं ट्रैवल करते हो, आप खाना तो खाते हो ना? बिल्कुल। तो आप ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? हुँ, ट्रैवलिंग इज़, मैं मानता ही नहीं कि ट्रैवलिंग आप कोई एक्सक्यूज़ बोल सकते हो ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में आप कर सकते हो। यार आप ट्रैवल करके आ रहे हो, आप शहर से बाहर हो, अपने घर से बाहर हो, तो आप कैब छोड़ के थोड़ी देर चल लो। होटल में लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ यूज़ कर लो। सर जिम में जब हम जाते हैं, तो हमको सजेस्ट किया जाता है कि आप इतनी एक्सरसाइज़ कर रहे हो और क्योंकि आप एक वेजिटेरियन हो, तो आपको प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट में इतना नहीं मिलता है, तो आपको प्रोटीन पाउडर्स खाना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि प्रोटीन पाउडर्स अगर हम खाते हैं, कहीं न कहीं हमारी किडनीज़ को और लीवर को डैमेज करता है। तो क्या प्रोटीन पाउडर्स लेना ज़रूरी है या इसके कोई और सब्स्टिट्यूट्स भी हैं? बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। दीज़ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्स। दीज़ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट को अगर मैं समझाऊँ, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आप आंसर शीट जब भरते हैं और अगर आपका उस आंसर शीट में ही काम हो जाता है, तो आप सप्लीमेंट्री नहीं माँगते। तो सेम गोज़ विथ सप्लीमेंट। अगर आप घर के खाने से अपनी सप्लीमेंट्स की पूरी एसेंशियल्स ले पा रहे हैं, तो ठीक है, वरना आप सप्लीमेंट्स लें। स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स में फ़र्क है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सप्लीमेंट में ओमेगा 3 खाने के लिए, दैट इज़ फिश ऑयल, और भी सोर्सेज़ हैं उसके, तो क्या वो बुरा है? नहीं। विटामिन्स, क्या वो बुरा है? तो स्टेरॉइड जो चीज़ें हैं, जो हार्मोन्स इंजेक्ट करके या हार्मोन्स हम अपने हिला के, वो उसको आम आदमी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको सप्लीमेंट की भी तब ज़रूरत है, जब आपकी बेसिक नीड घर से पूरी नहीं हो पा रही है। वेजिटेरियन खाने में अच्छे ऑप्शंस हैं, बस वेजिटेरियन खाने में एक दिक्कत है कि अगर मैंने आपसे बोला कि आपको 200 ग्राम दाल खानी है या 100 ग्राम दाल खानी है, जब उस 100 ग्राम दाल को आप कुकर में डाल के पकाओगे, तो इतनी सारी हो जाती है, राइट? तो उसको खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं नॉन-वेज में वो पोर्शन बड़ा छोटा-सा होता है, अगर 200 ग्राम अगर चिकन खाना है तो इट्स अ स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन वेज खाने से कोई ये नहीं कह सकता कि आप फिट नहीं रह सकते, आप सुपर फिट रह सकते हैं वेज खाने से। बस आप अपने वेज खाने को समझें, आपके पनीर में अच्छा प्रोटीन है, आपके चिकपीस में है, वेज में बहुत अच्छा ऑप्शंस है। बस वेज की क्वांटिटी के कारण आदमी थोड़ा घबराता है। बट फिर अगर प्रोटीन पाउडर एज़ अ सप्लीमेंट लेना ठीक है, तो फिर इससे फिर किडनीज़ और लिवर्स पे क्यों प्रॉब्लम आती है? किडनीज़ और लिवर में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसकी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। ओके। प्रोटीन, व्हे प्रोटीन मठे से बना हुआ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सल दूध से प्रोसेस्ड की हुई चीज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है और इस इंडस्ट्री में नेगेटिविटी, नेचुरल हटा के नकली बेच के पैसा कमाना, वो एक सर, पहले क्या होता था, हम प्रोटीन इम्पोर्ट करते थे। तो जब प्रोटीन इम्पोर्ट करते थे तो उसके बड़े क्या कहते हैं, फेक प्रोडक्ट्स और बनने लगे उसके देखा-देखी।
लेकिन अब इंडिया में इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई है कि इंडिया में बहुत अच्छे प्रोटीन पाउडर्स इंडिया डेवलप कर रहा है। इंडिया में बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो अब बस आप ट्रस्ट करें, कोई समझदार इंसान से किसी से पूछ के या किसी पे भरोसा करके ही लें। बट अभी क्या होता है कि मैंने लेट्स से कोई जिम जॉइन करके रखा हुआ है। अब वहाँ पे कई बार जो जिम ओनर है, वही बहुत सेल्सी हो जाते हैं और वही पुश यस। करते हैं कि नहीं आप ये वाला पाउडर लो और इससे ऐसा होगा, वैसा होगा, अब मैं उसको ट्रस्ट तो नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने उसको अभी-अभी जिम जॉइन किया है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि ये यू नो इंडस्ट्री में इतने टाइम से है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, तो मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। और ऐसे केसेस भी आए हैं कि जहाँ पे जिम ओनर ने ही इसको रिकमेंड किया था जिम पाउडर को, वो सॉरी प्रोटीन पाउडर को, और प्रोटीन पाउडर कंज़्यूम करने के बाद वो जो भी इंसान ने कंज़्यूम किया था उसकी डेथ हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस पे कि पहले तो आप अपने ट्रेनी की ज़रूरत को समझें और ट्रेनी और ट्रेनर के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक बॉन्ड होनी चाहिए, तब एक अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप उसके बीच में अगर उसको मार्केटिंग और सेल्स और टारगेट ओरिएंटेड कर दोगे ना, तो इट्स वो आप जिम को या जिम ओनर को ये खुद समझना पड़ेगा कि वो एक गुरु है और वो एक स्कूल चला रहा है और जो उसके पास आया है, वो क्लाइंट नहीं है। जब वो जिम के दरवाजे में घुसता है, क्या कभी उसने इसको इस नज़र से देखा है कि मेंटली परेशान होगा, इमोशनली परेशान होगा, फिज़िकली परेशान होगा, ऑफ़िस में कुछ चल रहा होगा। आप जब तक वो बॉन्डिंग डेवलप नहीं करेंगे अपने शिष्य के साथ और उस तरह के रिलेशन में नहीं जाएँगे, तो आप कैसे समझेंगे कि उसको क्या खिलाना है, क्या कैसे रखना है? वो आदमी परेशान है, उसको पहले परेशानियाँ तो समझो। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ जिम ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट अच्छे रेप्यूटेड जिम्स हैं और बड़े जिम्स हैं और ट्रेनर्स के नाम पे सिर्फ़ 2 या 3 ट्रेनर्स हैं मैक्सिमम। और अगर आप सुबह पीक आवर्स में जाओ, जो कि सुबह 7-8 बजे वाला टाइम होता है, उस समय बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो सिर्फ़ कैजुअली आपको बता देते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज़ कर लो और वो फिर बाकी लोगों पे ध्यान देते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी नहीं हो पाता कि वो आपको आके देख लें कि आप एक्सरसाइज़ सही पोस्चर में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। या फिर वो आपको जो खाना रिकमेंड कर देते हैं, तो वो ये भी नहीं बताते कि एज़ अ वेजिटेरियन आपको प्रोटीन कितनी क्वांटिटी में लेना है पर डे और ऐसे कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं, यू नो घर के हिसाब से कि आप उस प्रोटीन की क्वांटिटी को अपनी बॉडी में कवर अप कर पाओ। तो ऐसे में फिर कोई इंसान क्या करे? सर आजकल तो ये सब डायनामिक्स देखने के लिए बड़े ऐप्स हैं ठीक है। और बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन यस, आज भी गुरु की बात रखी जाती है और लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे को अगर किसी गुरुजी ने कह दिया या सर ने कह दिया, तो उनकी बात सबसे ज़्यादा सुनता है, हमसे ज़्यादा उनकी हमसे बात ज़्यादा सुनता उनके साथ राइट। है। तो ये हमारा कर्तव्य है एक्चुअली कि अपने बेसिकली आप 101 मत करो। आप 1 महीने में, 1 हफ्ते में आप एक ऐसा दिन रखो जब आप सबसे इंटरैक्ट कर सको। आप जब अपने क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये अवेयरनेस आप सबको दें। सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग जिसको करा रहे हैं उसको नहीं, ये अवेयरनेस आप सबको दें। सबको ये पता होना चाहिए कि भाई एक बेसिक आदमी की ज़रूरत क्या है, एक बेसिक आदमी को कैसे एक्सरसाइज करनी है। अगर आप उसको टीच करोगे, उस पूरी कम्युनिटी को टीच करोगे, उस पॉपुलेशन को टीच करोगे, तो ये सब परेशानियाँ कम होती जाएँगी। आप इंडिविजुअल को मत बात करो, आप हमेशा बात करो कि आप सबको ऐसे देखो, अगर आपके जिम में 200 लोग आ रहे हैं, वो 200 लोग आपकी ज़िम्मेदारी हैं। आप उन 200 लोगों के बारे में बात करो। आप उन 200 लोगों को बेसिक नॉलेज तो दे सकते हो ना, कि भाई आपको अपने बॉडी के वेट बराबर इन ग्राम्स प्रोटीन खाना है। तो एक अवेयरनेस तो आई। अब वो होता है जिम में जाके कि सर ने उसको बताया, मुझे नहीं बताया। तो वेट की कितनी प्रोपोर्शन में हमको प्रोटीन इनटेक लेना चाहिए? एक आम इंसान को अपने वेट के बराबर इन ग्राम्स प्रोटीन, इफ से आई एम 60 केजी, 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, आम इंसान को। इट ये बदलता है आपके, अगर आप एथलीट हो तो चेंज होगा, आप मसल मास बढ़ाने जा रहे हो या बॉडी बिल्डर हो तो चेंज होगा। तो जैसे आपने कहा था आपका गोल क्या है उसके हिसाब से बिल्कुल, चेंज हो बिल्कुल गोल क्या है? आप क्या चाहते हो? भई खुशियाँ बहुत छोटी है एक आम इंसान की, अगर उसकी बेल्ट का एक, कहते हैं ना, एक एक गड्ढा भी छोटा-बड़ा होता है, तो उसको फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ अचीवमेंट। वेज लोगों के लिए और नॉन-वेज लोगों के लिए?
सबसे बेस्ट सोर्सेज़ क्या हैं जो उनको डे टू डे लाइफ़ में प्रोटीन के लिए ले सकते हैं? वेज डाइट में क्या और नॉन-वेज में? नॉन-वेज तो भरा पड़ा हुआ है। नॉन-वेज में ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। वेज में लोग अवेयर नहीं है, लेकिन वेज में भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। ओके। देखिए, हम बचपन से खाते आ रहे हैं दाल-रोटी, दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। वो कैसे है? वो कहाँ से चला आ रहा है? ठीक है? हमारी अगर आप इंडियन थाली की बात करोगे, तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर। हमेशा देखें आप, खाँचे ऐसे बने होते थे कि दाल है, मैंडेटरी होती थी ये दाल। पनीर की सब्ज़ी, 2 प्रोटीन के रेशियोज़ होते थे, रोटी या चावल दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट और सैलेड मैंडेटरी होता था और उसके साथ आपको छाछ पीनी होती थी। बेस्ट कॉम्ब बेस्ट कॉम्बिनेशन है, किसी ने नहीं सिखाया, सदियों से चला हुआ आ रहा है और आज हम यही बता रहे हैं। यही करना है सर बेसिक, कोई रॉकेट साइंस नया नहीं आया है। बट डॉक्टर्स अभी आजकल बोल रहे हैं कि रोटी अवॉइड करो, स्पेशली व्हीट अवॉइड करो क्योंकि उससे एकदम शुगर लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाता है और आपकी शुगर में मतलब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं रोटी खाने से। पर रोटी तो हम बहुत टाइम से खाते-पीते आ रहे हैं। तो क्या रोटी कंज़्यूम करना ठीक है? रोटी हम बहुत टाइम से खाते-पीते आ रहे हैं, लेकिन रोटी हम अगर आप याद करेंगे, तो मौसम के हिसाब से खाते थे। हाँ, पहले कभी बाजरा यस, और वो सब मल्टीग्रेन्स। मल्टीग्रेन्स राइट। अब हम सिर्फ़ रोटी खा रहे हैं, हमारे लिए रोटी का मतलब हो गया है आटे, आटा की रोटी। आप चेंज तो करके देखिए, रोटी की डेफ़िनेशन क्या सिर्फ़ आटे की रोटी है? नहीं, हम आटे की रोटी को रोटी मान चुके हैं। हमें चेंज करके खाना चाहिए एंड चेंज हमेशा बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। कोई भी आप चेंज करेंगे, आप वेदर चेंज होता है, आपको कुछ अच्छा लगने लगता है। आप कोई दूसरी जगह जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। एवरी चेंज, चाहे वो खाना हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो सीनिक ब्यूटी हो, आपकी बॉडी को अफ़ेक्ट करता है और आपको खुश करता है। तो रोटी को आप भगवान के लिए रोटी बोलना छोड़ें, मल्टीपल रोटीज़ खाएँ, अपने ब्रेड बास्केट को चेंज करते रहें, तो इट विल हेल्प। तो जो अच्छे और हार्मफुल सप्लीमेंट्स होते हैं, उसको कुछ आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका है क्या? अच्छे और हार्मफुल सप्लीमेंट्स हाँ जी, ट्रस्टेड लें, ट्रस्टेड सोर्स से लें सबसे ज़रूरी ओके। एंड कोशिश करें कि आजकल तो बैच नंबर है, आप उसको कई जगह स्कैन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अपनी अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप ट्रस्टेड साइट से लें। लोगों को बस ये ट्रस्ट नहीं है, मार्केट में जिस दिन ये ट्रस्ट आ गया, सप्लीमेंट्स कभी बुरे नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत है सप्लीमेंट्स तो कभी बुरे नहीं है। डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको कैल्शियम खाने के लिए, आप मना करते हो, आप खाते हो। ओमेगा 3 विटामिन्स कौन मना करेगा? आप खाते हो, बस वहाँ आ जाती है बात ट्रस्ट की। जहाँ भी आपको ट्रस्टेड सप्लीमेंट मिले, आप प्लीज़ लीजिए और खाइए। सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड। अगर कोई अननोइंगली सप्लीमेंट्स का ओवरडोज़ ले लेता है, तो क्या वो हार्मफुल है और है तो कैसे? सप्लीमेंट कभी खराब नहीं है। सप्लीमेंट आप समझ ही नहीं रहे। सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स के मार्केट ने सप्लीमेंट को खराब कर दिया है? खराब कर दिया। ओके, वो इंजेक्टेबल्स होते हैं। ओके। सपोज़ मेरे को ग्रोथ हार्मोन चाहिए, वो दैट इज़ स्टेरॉइड्स। और वो कैटेगरी सप्लीमेंट में आ गया ऐसा? वो पूरा क्योंकि हमने उसको कैटेगराइज़ नहीं किया, स्टेरॉइड्स को अलग नहीं किया, सप्लीमेंट को अलग नहीं किया। हम स्टेरॉइड्स को भी सप्लीमेंट में सप्लीमेंट काउंट कर बोल रहे रहे हैं। हैं, राइट, बिकॉज़ वो सप्लीमेंट स्टोर में मिलता है। ओके। वो सप्लीमेंट स्टोर में मिलता है। भाई ग्रोथ हार्मोन है, अब वो जिसकी ज़रूरत है उसके लिए है ना। एक बेसिक आदमी की ज़रूरत ग्रोथ हार्मोन नहीं है। एक बेसिक आदमी को मसल बड़ा करने के लिए ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक आदमी 3 दिन एक्सरसाइज़ करे, अच्छा खाए, अच्छा सोए, अच्छा एन्जॉय करे लाइफ़ को। जो उसे अच्छा लगता है वो करे। वो एक बेसिक आदमी की नीड है। फिर जब ग्रोथ हार्मोन की बात आएगी तो उनके साथ आएँगे डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स। तो ग्रोथ हार्मोन हमको किन कंडीशन में लेना चाहिए? अगर लेना है बाय चांस? आप आज 40 साल के हैं, हाँ जी, मैं भी 40 साल का हूँ। जी। मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत नीचे जा चुका है। तो मुझे अगर एक अच्छी 18 साल के बच्चे जैसी बॉडी चाहिए, तो मेरे को अपने हार्मोन को डेवलप करने की ज़रूरत है। वो शार्पनेस, वो चेंजेस, वो जल्दी अगर मुझे कोई स्टेज परफ़ॉर्म करना है, वरना मुझे ज़रूरत ही नहीं है सर। तो बस यही है। उस कैटेगरी में जब मैं हूँ ही नहीं, तो मुझे उस तरफ जाना क्यों है? तो जैसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और आपने तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम भी किया हुआ है। तो ये सेलिब्रिटीज़ भी क्या डे टू डे बेसिस पे ग्रोथ हार्मोन कंज़्यूम करते हैं? डे टू डे बेसिस पे नहीं करते, प्रोजेक्ट्स पे करते हैं सर ये।
और ओके, उनके साथ बहुत अच्छी एक टीम होती है सर। ओके, देखिए ग्रोथ हार्मोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी एक स्टडी अलग है, उसका साइंस अलग है। उसको लेना है, उसको फ्लश आउट करना है, उसका साइंस अलग है, उसके लोग अलग हैं। तो वो कैटेगरी अलग है और वो लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। आम आदमी के लिए सब बात ही नहीं है। ये तरफ ही नहीं है, मतलब अगर आप बोलो कि ग्रोथ हार्मोन इस तरफ जाना ही नहीं है। हमें तो रोज़ जैसे दाल-रोटी खा रहे हैं, दाल-रोटी से हमारा प्रोटीन वैल्यू नहीं हो रहा है, तो हाँ, हम 1 स्कूप प्रोटीन ले लेते हैं, वो स्कूप हमें बहुत जल्दी हेल्प करता है कि 25 ग्राम, 24 ग्राम प्रोटीन एक बार में हमारी बॉडी में चले आता है। तो अगर मैं 60 किलो का हूँ, तो मुझे 60 ग्राम लेना है, अगर मैंने 1 स्कूप ले लिया, तो मेरी बाकी जर्नी वो स्कूप से पूरी नहीं होगी, फिर मुझे वो घर के खाने से करनी है। तो सप्लीमेंट जो है, वो एक हेल्प है। अगर आपने 60 ग्राम घर से पूरा कर लिया, तो आपको उस हेल्प की ज़रूरत नहीं। सो इन अ वे हमको ग्रोथ हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कभी ज़रूरत है, तो हमको एक प्रोफेशनल्स की गाइडेंस में ही उसको कंज़्यूम करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपको उसके लिए एक प्रोफ़ेशनल चाहिए, एक पूरी एजुकेटेड टीम चाहिए, लिटरेट हो जो इस बारे में अच्छे से जानता हो, जो उसको फ्लश आउट करना भी जानता हो, डालने के सिवा। तो वो एक अलग ही सर ज़ोन है, वो एक अलग ही साइंस है, उसमें आम इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं है। आम इंसान जो करता आया है ना, बस उसी को अच्छे से करता चले। दोपहर का खाना खाता था, 2 टाइम खाना खाता था, अच्छे से खाता था, मेहनत करता था, दौड़ता-भागता था और खुशी से सो जाता था। आज भी वही करना है। हाइड्रेशन यस। फिटनेस में कितना इम्पोर्टेंट है? और एक इंसान को 1 दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 3 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट। हाइड्रेशन आप तब महसूस करते हैं जब आपका गला सूख रहा होता है। सर हाइड्रेट नहीं रहेंगे तो आपकी स्किन भी तो सूख रही है, आपके बाल भी सूख रहे हैं, आपके नाखून भी सूख रहे हैं। हाइड्रेशन इज़ एवरीवेयर। पानी बॉडी में सबसे ज़्यादा है। तो आपको हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। आप देखो ना, जिम में लोग सिपर यूज़ करते हैं, व्हाई? इससे एक्सरसाइज़ के बीच में बॉडी डिहाइड्रेट ज़्यादा ना हो जाए। धीरे-धीरे सिप करते-करते आप पानी पीते-पीते एक्सरसाइज करते हैं। क्या वो सही है पर? बिल्कुल। बट आपका उस समय बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है और आप उसको बार-बार पानी पी रहे हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज़्यादा फिर। अगर वो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो पानी से शायद बराबर भी तो हो रहा होगा। ओके, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स में आप देखिए, आप स्प्रिंट्स लगा रहे हैं, आपने सिर्फ ऐसे 4 रन दौड़े, फिर आपको पानी का ब्रेक तो नहीं मिलेगा उसके बाद। उस अगली बॉल पे आपने 3 रन फिर दौड़ लिए। 6 बॉलों पे आपने अगर इतने रन दौड़ लिए और उसके बाद अगर आप कहोगे नहीं मैं पानी नहीं पी रहा, तो आपका शरीर माँगता है सर। बट हमारे घरों में तो ये बोला जाता है कि अभी तुम पसीने-पसीने हो, बाहर से आए हो, पानी मत पियो, थोड़ा रेस्ट करो। क्योंकि हम एक साथ पूरा पानी पीते हैं। सिपर क्यों यूज़ कर रहे हैं जिम में? मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा ना सिपर, बिकॉज़ आप एक साथ पूरा पानी नहीं पीते सिपर से। आप उतना ही पानी पीते हैं जितनी की आपकी ज़रूरत होती है। अगर आप बॉटल से पिएँगे, आप घर में जब पानी पीते हैं तो आप आधी बॉटल पीते हैं। 1 बॉटल पूरी पी लेते हैं या 1 ग्लास पीते हैं 300 एमएल। लेकिन जब आप सिपर से पीते हैं तो आप ज़रूरत का पानी पीते हैं। जब आप खेल रहे होते हो तो आप ज़रूरत का पानी पीते हो। आप भर के बॉटल नहीं पानी पीते। वो एक लॉजिक होता था जो हमारे घर में सिखाया जाता था कि एक साथ पूरा पानी पी जाएगा। तब दैट इज़ टेम्परेचर का वेरिएशन आ सकता है। तब आपको स्ट्रोक्स लग सकते हैं, आप हीट से आए हो, कुछ भी हो सकता है। उस प्रिवेंशन के लिए बोला जाता था कि आप एक साथ ना पिएँ, थोड़ा रुक के पियो। खाना खा के भी रुक के पानी पियो, ताकि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। सिपिंग इज़ नेवर बैड। जैसे कि आप क्रिकेट इंडस्ट्री से हैं और जब हम फील्ड्स पे रहते हैं, तो जनरली हम खड़े होके पानी पी लेते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ़ पानी पीने के लिए कोई बैठता नहीं है। बट एट द सेम टाइम लोग ये बोलते हैं कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, आपके घुटने खराब होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है? कॉन्ट्राडिक्टरी तो है, मतलब मैं खुद प्रेफ़र करता हूँ कि नीचे आप जो काम आप रिलैक्स होने के लिए पानी आप क्यों पीते हैं? काम डाउन होने के लिए काम डाउन होने के लिए, तो आप बैठ के पिएँगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप ऐसी फ़ील्ड पे रहते हैं अगर वहाँ खड़े हुए हैं, कई घरों में देखोगे आपकी आप वो बिना खड़े हुए पानी तो पीते ही नहीं, वो बैठ के पानी पीते हैं। तो माइथोलॉजिक टर्म से भी वो बहुत अच्छा है, साइंटिफिक टर्म से भी बहुत अच्छा है और ये हम आप भी समझते हैं कि यार पानी अगर बैठ के सुकून से पिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक और पॉडकास्टर हैं, सो उनके यहाँ कोई डायटीशियन आई थी और उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, आप खड़े होके पानी पी सकते हो, इससे कोई आपके कोई घुटने खराब नहीं होते। नहीं, घुटने-वुटने खराब होने का तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है लेकिन जो मेरी बॉडी बोलती है कि यार इफ अगर मैं थका हुआ हूँ तो सुकून से बैठ के 2 घूँट पानी पीऊँगा ना तो मेरी बॉडी में आराम से काम करेगा। मैं किस जल्दबाज़ी में हूँ कि मैं खड़े होके पानी पीऊँ। खड़े होके पानी आप तभी पियोगे ना जब आप किसी जल्दबाज़ी में हो या आपकी ज़रूरत
मतलब आपको कहीं निकलना है, तो आप ऐसे टाइम पे पानी क्यों पी रहे हो? आप लेज़र के लिए जाते हो, आप जूस कॉर्नर जाते हो या आप बार जाते हो या ऐसे कहीं भी जगह जाते हो, वहाँ बैठ के क्यों पीते हो? जब हम सुबह एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट पे इमीडिएटली हमको कुछ मील्स लेना चाहिए। बेस्ट है प्री वर्कआउट, डेट्स। कुछ हैवी नहीं लेना है हमको। जैसे लोग पराठा ये इस तरह खा के आ नहीं, जाते नहीं, हैं। नहीं। प्री वर्कआउट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, प्री वर्कआउट आप जितना बेसिक रखेंगे ना, उतना अच्छा है। प्री वर्कआउट क्या होता था, केला खा लिया, कॉफ़ी पी ली। प्री वर्कआउट मैंने 2 एग्ज़ाम्पल देखे हैं प्री वर्कआउट। एक प्री वर्कआउट पाउडर्स भी आते हैं, जो ओके। जो आपका अगेन एड्रेनल रश बढ़ाता है। तो लोग कहते हैं उससे लिफ्ट अच्छा होता है, ये होता है, वो। ज़रूरी है उनके लिए जिनको सच में हेवी लिफ्ट करना है या जिनको अच्छा परफ़ॉर्म करना है। 2 तरह के लोग देखे हैं मैंने। एक जिम में आते हैं, सो रहे हैं दिन भर घर में, बच्चे हैं, सो रहे हैं घर पे, जिम की सीढ़ी चढ़े और घर वापस जा रहे हैं। क्यों? आज सर मैं प्री वर्कआउट लाना भूल गया। तो दे आर गोइंग बैक कि मैं प्री वर्कआउट लेके आता हूँ और कर क्या रहा था वो पूरे दिन से घर में रेस्ट कर रहा था। एट द सेम टाइम एक बैंकर अपने बैंक का काम निपटा के दिन भर से थक के आ रहा है। दिन भर से थक के आ रहा है एंड व्हेन ही एंटर्स जिम उसकी आँखें बड़ी हो जाती हैं। वो खुश हो जाता है। उसका एड्रेनल रश अपने आप दौड़ने लगता है कि यार मैं फटाफट एक्सरसाइज कर लूँ क्योंकि मेरे पास अब आधा घंटा बचा है, मैं करके घर जाना है, घर जाना है मुझे। और वही सुबह भी ऐसे ही कुछ लोग हैं, जिनको सो के उठ के आते हैं, फटाफट एक्सरसाइज करनी है, ऑफ़िस नहाना-धोना है जाना और है। जाना है ऑफ़िस। तो उनका एड्रेनल रश अलग लेवल का रहता है। तो ये प्री वर्कआउट सब ब्रेन में है। प्री वर्कआउट आप ताकत के लिए खा रहे हैं, तो डेट से अच्छा कुछ नहीं, केले से अच्छा कुछ नहीं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। अब जो पोस्ट वर्कआउट के बाद जैसे हम घर जाते हैं, तो हमको क्या खाना चाहिए? क्योंकि क्या इमीडिएटली बॉडी को उसकी नीड बिल्कुल, होती बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होता है जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपके मसल ब्रेकडाउन होता है। तो आपको उसको रिकवरी देने के लिए मसल रिकवर किससे होगा? प्रोटीन से होगा। जब आप कोई भी प्रोटीन इंटेक करते हैं, खाना खाएँगे तो उससे जो प्रोटीन इंटेक होगा वो आपका मसल रिपेयर करने में काम आएगा। तो ये जो पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट है वो यही है कि प्री वर्कआउट थोड़ा-सा कार्ब खाओ आप हल्का-सा, पोस्ट वर्कआउट एक अच्छा प्रोटीन डाइट लो। दैट्स इट। वो उसमें कहीं नहीं लिखा कि आपको कोई दवाई खानी है। आप दाल खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, दैट ऑल प्रोटीन। व्हाटएवर प्रोटीन यू आर इनटेक कर रहे हो आप, वो आपके शरीर को रिपेयर करने में आपका काम करेगा। शरीर को नहीं, हर चीज़ में, आपके नाखून बढ़ाने में, आपके बालों की ग्रोथ में, आपकी स्किन के लिए, आपकी मसल डेवलपमेंट के लिए, वो प्रोटीन काम करता है जो कि आप पोस्ट वर्कआउट बोलते हो। दैट इज़ अवर डिनर। कोई अलग टर्म नहीं है। दैट इज़ अवर लंच। क्योंकि आप ट्रेनिंग के बाद क्या करते हो? लंच करते हो। ट्रेनिंग के बाद क्या करते हो? डिनर करते हो। वही तो है। कुछ अलग थोड़ी है। कोई कोई दवाई नहीं है जिसको हिला के खाना है। घर का खाना है। एक मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी चीज़ चल रही है कि आपको कुक्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके रॉ फूड खाना चाहिए। तो क्या कुक्ड फूड बुरा है? प्रिजर्वेटिव्स के साथ है तो बुरा है। नहीं, नॉट एक्ज़ैक्टली वो बोलते हैं जैसे अभी हमारी दाल की बात चल रही थी। हुँ। तो बोलते हैं क्योंकि आपने प्रेशर कुकर में दाल बनाई, तो आपने उसको जितने भी उसके मिनरल्स थे, विटामिन्स थे, वो सब आपने उसको खत्म कर दिया उसके वहाँ पे। प्रोटीन का काफ़ी पोर्शन कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो वो बोले कि रॉ फॉर्म में ही खाओ, बॉइल्ड फूड या मैक्सिमम बॉइल्ड फूड खाओ, कुक्ड फूड मत खाओ। ये कहाँ तक सही है, एक फिटनेस जर्नी में? क्या अच्छा आप क्या कुक्ड फूड खाते हैं घर पे? मैं घर का खाना ही खाता हूँ। सर दाल मैं ब कुकर वाली ही खाता हूँ। और मैं अगेन बोलता हूँ कि आप अपना ब्रेन ट्रेन करें। ओके, बेसिक्स पे रहें। कारगिल वॉर हुई थी सर। कारगिल वॉर में पहाड़ चढ़ रहे थे सिपाही, 40-50 किलो उनके पास होता ही है, बिल्कुल। पिट्ठू बैग, गन मिला के। और पूरी कारगिल वॉर दिमाग से जीती गई थी। और उस दिमाग ने क्या किया था? चाय और पूड़ी खाई थी। एग्ज़ैक्टली चाय पूरी। उस इट्स ऑल ब्रेन। आप अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि यार ये अच्छा खाना है, मैं ये खा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा खाना है, मैं ये खा रहा हूँ। लेकिन ये जो कोई बता रहा है, इसकी क्या मुझे ज़रूरत है? अगेन फिटनेस इंडस्ट्रीज़ ना बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग डोमिनेटेड हो गई है। जो बॉडी बिल्डिंग में जो टर्म्स यूज़ होती हैं, मैं बार-बार यही कहता हूँ, मैं आई रिस्पेक्ट बॉडी बिल्डर्स यार, वो मतलब तपस्या करते हैं कि उनके खाने में ना स्वाद होता है, ना कोई वो टाइम स्किप कर सकते हैं। वो इतना मेहनत करते हैं,
वो ऐसा खाना खाते हैं क्योंकि उनको वो रिज़ल्ट चाहिए होता है, उनको वो गोल अचीव करना होता है। आम आदमी अपने दिन भर की परेशानियों में इतना है, तो एक अच्छा खाना खाए, हेल्दी खाए, उसको ये पता होना चाहिए हेल्दी, नॉन हेल्दी क्या है। सुपर फूड्स खाएँ, सुपर फूड्स जैसे आपके बोल सकता हूँ मैं आजकल छोटी-छोटी चीज़ें, चिया सीड्स हो गए या किनुआ खाएँ, तो ये आपको एक हेल्दी डाइट ईज़िली ये सब दे सकते हैं। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि कुक, नॉन कुक। रॉ फॉर्म में खाओ। अरे भाई रॉ फॉर्म में खाने के लिए फल है, सैलेड्स है, फाइबर्स है। रॉ फॉर्म में क्या खाना? पका हुआ खाना खाना है क्योंकि पकाएँगे नहीं तो आपको आज ये भी तो गारंटी नहीं है कि क्या गा वो गा चीज़ें शुद्ध हैं। पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं उसमें। पेस्टिसाइड्स रहते हैं तो भाई कुक हो रहा है, भले उसकी प्रोटीन वैल्यू नीचे जा रही है लेकिन एक दिली तसल्ली तो है कि यार वो बैक्टीरियाज़ वो सब जो भी हैं सब मर गए हैं, सब्साइड हो गए। सबसाइड हो गए, राइट। तो ये ऐसे कौन सोचेगा? एग्ज़ैक्टली। ऐसे भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई इससे ये फ़ायदा भी होता हो रहा है। नहीं तो उनका क्या कहना है कि एक यूवी मशीन आती है। पहले उसमें पानी-वानी भर के पहले उसको उसमें डिप करके रखो खाने को। उसके बाद फिर आप उसको चॉप करके खाओ जिससे इसके जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या ऐसी कुछ इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो जाए। फिर उस डाइट को कंज़्यूम करो। आज तो मेरी सैलरी ₹20,000 है, क्या मैं वो सोच सकता हूँ? तो ये फ़िटनेस इंडस्ट्री में एक फ़िटनेस को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करते जा रहे हैं दिन पर दिन लोग? मार्केटिंग है और मैं यही चाह रहा हूँ ना मैं मतलब ये मार्केटिंग उन जगहों पे क्यों नहीं? व्हाई नॉट इन स्पोर्ट्स? व्हाई नॉट इन आर्मी? वहाँ कौन यूवी मशीन में खाना रख के खा रहा है? तो मैं मेरा पूरा जो अपब्रिंगिंग हुई है, वो आर्मी में हुई है। तो मैंने तो यही देखा है कि सुबह लोग अपने काम में लग जाते हैं, कहीं गन साफ कर रहे हैं, कहीं उनकी पीटी हो रही है, तो फिज़िकल एक्सरसाइज़ उनकी बहुत होती रहती है और वो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। और मुझे लगता है वो हमसे ज़्यादा फिट रहते हैं। हमसे ज़्यादा उनमें ताकत होती है, हमसे ज़्यादा उनमें स्टैमिना होता है। तो ये बात तो आई टोटली बाय योर पॉइंट। मैं आम इंसान को यही बताना चाहता हूँ कि आम इंसान हम भी वही लोग हैं, वैसे ही रहना है हमें। कोई रॉकेट साइंस मत बनाओ, अब यूवी मशीन, ये मशीन, वो मशीन। सर कई बार ये होता है कि रेगुलर वर्कआउट हम करते हैं, उसके बाद भी हमको फिज़िकल इंजरीज़ होती चली जाती हैं, यू नो? जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो एक्सरसाइज़ कर रहे थे और काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज़ कर रहे हैं वो और उनको तजुर्बा भी है काफ़ी। तो उनको बहुत ज़्यादा बैक का इश्यू हो गया और शायद उनको फिर कुछ सर्जरी भी करानी पड़ी। तो ये इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं और इसको कैसे अवॉइड करना चाहिए? ईगो लिफ्टिंग ना करें। आप जिनको देख रहे हो, जिनसे मोटिवेट हो रहे हो, उनका एक्सपीरियंस कितने साल का है, वो उनका पोस्चर, उनका ये, वो लोग बहुत प्रो हैं। तो आप अगर अब इन एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक एक मास्टर को अपने साथ रखें। राइट, कई बार होता है जिम में कि हम दूसरे को देख के यस, यस। या समटाइम्स दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम बिल्कुल, बिल्कुल। ओवरवेट उठा लेते हैं। ओवरवेट उठा लेते हैं। वेट उठाने का एक तरीका है, वेट उठाने के लिए एक कोच साहब, मास्टर साहब वहाँ पे हैं, जिनसे आप सहायता लें। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है कि वो मेरे मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो उससे दूर ही रहें, जब तक आप वहाँ तक अचीव ना कर पाएँ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता है कि जैसे मैं हूँ, मुझे एक्सरसाइज़ करनी आ गई, मैंने 2 साल एक्सरसाइज़ करी और अब मैं जिम ट्रेनर बन के आ गया। और मैक्सिमम जिम्स में जो छोटे जिम्स हैं, उनमें ऐसे ट्रेनर्स होते हैं, वो कहीं ट्रेनिंग लेके कहीं से नहीं आते हैं। और उस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लोग उस जिम में आ रहे हैं, उनको फेस करना पड़ता है। क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट्स, प्रॉपर एक्सरसाइज़, प्रॉपर पोस्चर जैसे हमारा आज डिस्कशन हो रहा था कि स्ट्रेचिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो स्ट्रेचिंग में उन्होंने बस पैर को थोड़ा अपलिफ्ट करवाया, हाथ को थोड़ा करवाया और स्ट्रेचिंग हो गई, विदिन अ मिनट। तो ये कैसे हम डिसाइड करें कि कौन-सा सही ट्रेनर है और उसको चूज़ कैसे करेंगे? एक सही गुरु को चूज़ कैसे करें? जैसे अभी आपने बोला था। तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो ये उस जिम ओनर की है। आप किसी की बॉडी बना रहे हैं या डेवलप नहीं कर रहे हैं। आप आपको वो अपने आप को समर्पित करके आ रहा है। वो आपको अपने आप को दे रहा है कि सर मुझे ऐसा कुछ करवा दीजिए। ये मैं ऐसा कुछ करना चाहता सेम एज़ स्कूल। आप अपने स्कूल की परफ़ॉर्मेंस पे हमेशा ध्यान लगाते हैं। आपके स्कूल में एक लड़का अच्छा पढ़ता है, लेकिन आप बेसिक बाकी लड़कियों पे भी ध्यान लगाते हैं। तो एज़ अ जिम ओनर, एज़ अ फिटनेस एक्सपर्ट, मैं तो यही सोचता हूँ, मैं उस चीज़ को वैसे ही देखता हूँ कि यार ये स्कूल है, ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। उनको इस बारे में नहीं पता। आप जब अपना इकोसिस्टम अच्छा करोगे, तो आपके यहाँ ट्रस्टवर्दी लोग आएँगे, आपके आपका ब्रांड ट्रस्ट बढ़ेगा और लोग आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आएँगे और उस चीज़ को फ़ील करेंगे कि नहीं यार ये जगह अच्छी है।
लोग स्कूल बाय स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा है ना। एक स्कूल चाहता है कि मैं उसके साथ से अच्छा हूँ, बाकी स्कूल अच्छे हों। तो आप जिस दिन अपने जिम को स्कूल की तरह बिल्कुल एक इंस्टीट्यूट की तरह देखने लगेंगे, तो ये सब चीज़ें अपने आप जिम ओनर्स खत्म करेंगे। आप हम पे भरोसा करके आ रहे हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है आप ज लोगों से ज़्यादा। तो क्या आप जिम ओनर्स की जितने भी हैं मतलब हमारे सिटी में भी हैं, तो आप लोग की क्या कोई क्लोज़ कम्युनिटी होती है, जहाँ पे सारे जिम ओनर्स एक साथ वो मतलब कम्युनिकेट करते हैं आपस में इन तरह से इन सब बातों के ऊपर कभी? ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा होना चाहिए मुझे लगता है। और मुझे नहीं लगता कि आप इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए एक-दूसरे से मिलें, अपने आइडिया, थॉट शेयर करें और क्या अपलिफ्ट कर सकते हैं हम इस इंडस्ट्री में। क्योंकि शुरुआत तो सर ग्राउंड लेवल से होती है। हम 5 लोग इकट्ठे होंगे, हो सकता है एक दिन हम काफ़िला बना दें, 5,000 हो जाएँ, 5 लाख हो जाएँ। जब हम 5 लाख लोग पॉज़िटिव बात करेंगे, तो हम इस इंडस्ट्री को क्या देंगे, इस सोसाइटी को क्या देंगे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपने स्टेट लेवल पे अंडर 19 खेला हुआ है, फिर अंडर 25 खेला हुआ है, रणजी खेला हुआ है आपने। रणजी लोग बोलते हैं बट मैं रणजी खेला नहीं हूँ क्योंकि मेरा डेब्यू नहीं हुआ, मैं स्क्वाड के साथ था। ओके, तो आप जब तक खेलते नहीं हो आपको आप मैच जब तक नहीं खेलते हो, आप काउंट नहीं होते हो। पहले क्रिकेट और नाउ फिटनेस इंडस्ट्री। तो इधर आपका मोटिवेशन कैसे आया कि मुझे फिटनेस में जाना चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए? क्योंकि दोनों ही एक अलग-अलग चीज़ होगी। ऑल्दो कॉमन बेस पॉइंट है फिटनेस, बट क्रिकेट एक अलग है और आज की तारीख में एज़ अ फिटनेस कोच आप काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। 2007 में मैं फुटबॉल खेल रहा था और फुटबॉल खेलते-खेलते आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मेरे को एक इंजरी हुई थी जिसमें मेरा लेफ्ट नी में लिगामेंट, मेनिस्कस 100% टियर हो गया था। और तब मेरा स्पोर्ट्स का करियर मैं जब देखता था तो मुझे ऐसा लगता था अब सब खत्म है। और तब सर्जरीज़ और इनका ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि अगर आपने सर्जरी करा ली तो मतलब आपका करियर खत्म है। तो मुझे ना वो पैशन डेवलप हुआ था उस टाइम कि क्योंकि मेरे को सब पूछते थे, "अब तुम नहीं खेल पाओगे।" एक क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। तो जब आपने उस समय बाउंस बैक किया, तो वो बाउंस बैक आपने कैसे किया? क्योंकि ये जो कंडीशन है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आज अभी है, यू नो तो आप उनको अपनी एक्सपीरियंस से कैसे आपने किया और आप उनको क्या बोलना चाहते हैं कि बाउंस बैक कैसे कर सकते हैं इसमें? क्योंकि आप जब सर्जरी से गुज़रते हैं ना, आप किसी चाकू के नीचे से गुज़रते हैं, तो आप जब लेटे रहते हैं ना उस ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर के बाद, तो आप बड़े नेगेटिव थॉट्स में रहते हो। आप पॉज़िटिव नहीं रहते हो, आपको अपने आप को पॉज़िटिव करने की ज़रूरत होती है। बीइंग अ विकेट कीपर, जो स्टेट के लिए विकेट कीपिंग कर रहा था, वो बिस्तर में पड़ा हुआ था और ये सोच रहा था, कल खेल पाऊँगा, नहीं खेल पाऊँगा। चल नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँगा? और उसके बाद जब आप थोड़ा-सा चल फिर लेते हो, बाहर निकलते हो घर से, तो आपके आस-पास वाले लोग आपसे ऐसे सवाल करते हैं कि, "अब तू कैसे खेलेगा? अब क्या होगा? राइट। अब तो बहुत मुश्किल हो गया।" आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो। हाँ, तो फिर आपको तब अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना। तब मैंने अपने आप को मोटिवेशन दिया था कि बॉस कुछ आई तो हैव टू करना है, प्रूव माय सेल्फ अगेन। कुछ तो करना है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लोगों को याद भी नहीं है कि मेरी कभी सर्जरी हुई थी। वही लोग जो मुझसे बोलते थे उनको याद भी नहीं होगा कि मेरी सर्जरी हुई क्योंकि उसके बाद मैं और दुगना फिट हुआ। मैंने फुटबॉल भी खेली, मैंने क्रिकेट प्रोफेशनल भी खेली, मैंने बैडमिंटन नया स्पोर्ट्स चालू किया एट द एज ऑफ 38, 39 और मैं अपने बीएसएनएल की टीम में स्टेट टीम में हूँ उसमें भी। बट आपको डॉक्टर ने अलाउ किया था? डॉक्टर तो कॉन्फिडेंस देता ही था ना, लोग नहीं देते थे। आप अपने आप से डरते थे क्योंकि आप जब सर्जरी से गुज़रते हो, आपके पैरों में स्टिच होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है आपका पैर झूला झूल रहा है। राइट। आप पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रहे हो, तो आपको कल का भरोसा नहीं होता ना, कि 3 महीने बाद क्या होगा, 4 महीने बाद क्या होगा? लेकिन उन 3-4 महीने बाद अगर आप मेंटली और कॉन्फिडेंट हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने मैराथन दौड़ी है, मैंने सब किया। वो एसीएल इज़ जस्ट अ टैटू। ओके, तो जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने बहुत सारे ऑर्गन डोनर्स के साथ भी किया है काम। जी, आपने कैंसर पेशेंट्स के साथ भी काम किया है और उनको भी बाउंस बैक कराया है। जी सर। कैसे कराया आपने? सर, जिनके साथ भी ऐसे हादसे होते हैं ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बट जैसे
अभी हमने डिस्कस किया कि इंसान जब इस फ़ेज़ में होता है, तो सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने उस सेल्फ डाउट को मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट किया? तब वो तब वो एक ऐसा ट्रस्ट ढूँढता है, अगर आप उसके वो ट्रस्ट बन जाते हो, आप उसके वो ट्रस्ट बन जाते हो और वो आप पे ट्रस्ट करने लगता है, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। मैंने ये अपनी इस फ़िटनेस जर्नी में मेरे को अगर कोई बड़े बैचेज़ मिले ना, जो मैं कहता हूँ कि मैं प्राउड फ़ील करता हूँ, ये बैच मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो मेरे लिए यही बैच है, जो ये ऑर्गन डोनर, कैंसर सर्वाइवर। आप अंकिता श्रीवास्तव के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हाउ शी डिड यू नो ऑल दीज़ थिंग्स और कैसे बाउंस बैक किया उन्होंने? अंकिता मुझे पहली बार मिली थी एक पेड़ के नीचे, क्योंकि तब मेरे पास जिम के नाम पे एक ग्राउंड था, जहाँ ओके, मैं लोगों को ट्रेनिंग कराता था। तो जब अंकिता ने ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ में बड़ी परेशान थी। बट येस, वो थी, उसमें एक एक्स फैक्टर हमेशा से था, कि उसको कुछ करना है। तो वो एक्सरसाइज़ करती थी और तब क्या होता था, मैं अकेला था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी। तो मैं सबको ट्रेन करता था, अपने साथ सबको लेके चलता था। फिर जैसे-जैसे ग्रोथ हुई, जिम बन गया, तब अंकिता सेल्फ एक्सरसाइज़ेज़ कर रही थी। हम लोग बहुत एक ग्राउंड में एक सर्किट डिज़ाइन करते थे, जहाँ पे एक्सरसाइज़ेज़ होती रहती थी। तो अंकिता और मेरा बड़ा अच्छा एक फ्रेंडली रिश्ता है और वो मुझे मोटिवेट करती है, मैं उसे मोटिवेट करता हूँ चीज़ों के लिए। और तो उसको एक ना एक चीज़ दिखने लगी थी मुझ में कि मैं शायद ईगोइस्टिक हो गया हूँ। राइट बाद में शायद आपने उनको ट्रेन करना कम कर दिया था और अपने हिसाब से खुद ही वो एक्सरसाइज़ेज़ करती हाँ, थी तो तब शायद ये हो गया था और हाँ, उसने मुझसे आके मुँह पे पूछा भी था हाँ। कि अब जिम खुल गया है और आप मतलब लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट हो रहे हो, तो आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने उससे ऐसे ही पूछा, आज कितने सर्किट किए बाहर? तो हमारे ट्रेनिंग के सर्किट्स होते हैं। बेसिकली 2 सर्किट बहुत होता है। तो उसने बोला बड़े प्राउडली कि मैं 3 करके आया हूँ। मैं 3 कर चुकी हूँ। मैंने कहा अगर तुम 3 कर चुकी हो तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें लगता है? तो उसको समझ में आया कि उसकी वो जो डिपेंडेंसी थी ना, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और मैं उसको यही बता रहा था कि अगर मैं इस डिपेंडेंसी को बढ़ाता जाता, तो शायद तुम ये 3 नहीं कर पाती। आज 3 का 4 कर पाओगी? तो कहती अब भी कर लूँगी। मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे? तुम अपने आप को क्या वो बेचारी ऑर्गन डोनर समझ रही हो? तुम तो कहाँ आ चुकी हो? ठीक है, तो मैं सबको एक बार बताना चाहता हूँ कि जो अंकिता थी उन्होंने 80% अपना लिवर अपनी मदर को डोनेट किया था, 76%। 76%। तो उन्होंने अपना 76% लिवर अपनी मदर को डोनेट किया था, बट कुछ कारणवश उनकी मदर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई थी, बट येस उसके बाद उन्होंने कैसे बाउंस बैक किया, वो सर बता रहे हैं। एक दिन उसको कहीं से पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि ओलंपिक ओलंपिक कराती है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम, ऐसा कुछ है। तो वो बचपन में स्विमिंग करती थी, एथलीट तो थी। शायद उस दिन आपको रात को 3 बजे फ़ोन करके उन्होंने हाँ, उसने रात को मेल किया और मुझसे पूछा क्या मैं ये कर सकती हूँ? मैंने कहा तुम कुछ भी कर सकती हो, यू आर अ वंडर गर्ल। तो उसने वो किया और जब वो मैनचेस्टर पहुँची उस इवेंट के लिए, तो उसका सबसे पहला शब्द यही था कि मैं बहुत गलत जगह आ गई हूँ। क्योंकि क्या है कि इसमें एज कैटेगरी, वेट और हाइट कुछ नहीं होता है, इसमें सब एक साथ होता है। ओके सो नो कैटेगरीज़ नो देयर सिर्फ़ कैटेगरी, जो एक कैटेगरी है कि जिसने ऑर्गन डोनेट ऑर्गन डोनेट किया। ओके, डोनेट किया। ओके, तो कहती है कि यहाँ जितने भी एथलीट हैं मैं उनके पाँव के बराबर हूँ। ओके। तो मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। एंड वो मिरेकल था। शाम को एक फ़ोन आता है कि 2 मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एक इंडिया सिल्वर के लिए। मेडल। मतलब उसने नेशन को प्राउड किया। राइट। उसने ऐसे कई लोगों को मोटिवेट किया है जो सोच रहे हैं कि हम फिटनेस कैसे करें। इट्स ऑल इन योर माइंड। इट्स ऑल इन योर माइंड। वो बस मैं बोलता हूँ ना, सब कुछ दिमाग में, अगर आप अपना ब्रेन ट्रेन कर रहे हो, आप ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते बट कहीं न कहीं एक गुरु की भी भूमिका यहाँ बहुत ज़्यादा थी। बिकॉज़ अगर आपका एक वो पुश उनको नहीं मिलता और उस समय एक सही समय पे सही गाइडेंस नहीं मिलता, तो शायद वो जो अंकिता हैं आज उस लेवल पे नहीं होती। हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये सब मेरे को स्पोर्ट्स ने दिया है। आज मैं जो भी हूँ स्पोर्ट्स के कारण हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था तो शायद मेरी वो क्रिकेट ने मुझे वो फ़िटनेस की तरफ इंक्लाइन किया, वो क्रिकेट से मुझे बच्चे मिले जिनको मैंने ट्रेन किया। क्रिकेट से मुझे वो लोग मिले जिनने मेरे को इस जर्नी में आने में हेल्प किया, मेरे कई मेंटर्स हैं। तो जब मैं विकेट कीपिंग करता था, करता क्या था ज़िंदगी भर? वहाँ से एक बॉलर दौड़ता हुआ आता था, मैं उसको मोटिवेट करता था, शाबाश, शाबाश लग के करना, अच्छी बॉल डालना, दिल से डालना,
ठीक है? मेरे को टीम को लिफ्ट करना होता था, वो मेरा काम था विकेट के पीछे। और उसी काम को मैं आज क्रिकेट की जगह फ़िटनेस में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरा काम है लोगों को मोटिवेट रखना। मेरा लोगों को सिर्फ़ काम बताने का काम है कि तुम्हें ये करना है, तुम ठीक हो जाओगे यार। तुम ये करो, ये तुम्हारी ज़रूरत है। और वो मैं विकेट के पीछे कर रहा था, आज बिना विकेट के कर रहा हूँ। जैसे जितना मुझे मालूम है कि आपके फादर भी खुद स्पोर्ट्स से थे। नहीं, 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 ही वाज़ अ एथलीट, नो? आई सैल्यूट माय फादर, आई रिस्पेक्ट माय फादर। ही इज़ अ फार्मर। फार्मर भी क्या थे, एक लेबर थे वो। ओके। एंड ही स्टार्टेड इधर-उधर मेहनत करके बहुत बुरी तरह, मतलब एक जर्नी है। जब मध्य प्रदेश में एक गाँव है सुल्तानपुर नाम का, और उस सुल्तानपुर को डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी, जिसमें केरल से कुछ फार्मर्स आए थे, उस गाँव को बसाने के लिए, क्योंकि वो मॉडर्न विलेज ऑफ मध्य प्रदेश कहलाता था। तो वो जो फार्मर्स आए थे उनमें से मेरे फादर एक थे, एंड उनने वहाँ ईंट-खेड़ी में रह के काम किया, खेती-वेती की अपने रिलेटिव्स के साथ। आज भी वहाँ सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन बसे हुए हैं उस गाँव में। वहाँ काम किया, फिर धीरे-धीरे करके वो बीएचईएल में एज़ अ हेल्पर काम करते रहे, फिर किसी वेट कैंटीन में काम करते रहे। एज़ अ हेल्पर वो 5 से 7 जगह काम करते रहे, एंड फिर उनकी मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटी-सी दुकान चालू की जो कैंट एरिया में थी। वहाँ उनने हम 2 भाइयों को, मम्मी-पापा ने बहुत स्ट्रगल करके हम 2 भाइयों को किसी तरह सब वो दिया, जो वो दे सकते थे। बट उन्होंने कभी ये प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो? बिल्कुल, देन हाउ कम टू स्पोर्ट्स? बीइंग अ साउथ इंडियन, आपके घर में पढ़ाई का माहौल रहता है जब आपका भाई ब्रिलिएंट हो। आपका भाई एक मल्टीनेशनल का डायरेक्टर है यूएस में आज। टीम लीड है वो, इंडिया लीड कर रहा है और सारी कंट्रीज़ में काम कर रहा है। एक आपके घर में इस तरह का पढ़ने वाला हो, और दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ़ बैट बॉल से बात कर रहा है। लेकिन जहाँ मैंने बैट बॉल से खेलना चालू किया, मेरे भाई ने मेरे पे वो ट्रस्ट दिखाया। उसने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया उसने मेरे को। उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और मैं आज ये प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा भाई और मेरे माँ-बाप के कारण मैं हूँ। चाहे मेरे अंदर कोई भी टैलेंट हो, सिर्फ़ उन्हीं के कारण हूँ। उनने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि कम-ज़्यादा क्या होता है, नहीं मिला क्या होता है। वो जितनी उनकी बस की थी उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे दिया। हमारे गुरु का एक मोटिवेशन और एक पेरेंट्स का भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ पे कई बार घरों में हमारे पेरेंट्स इतना मोटिवेट नहीं करते, बट जितना मुझे आपसे समझ में आया कि आजकल के पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब चीज़ों से। खासकर जब इस तरह की इंजरीज़ या डोनेश व या ऑर्गन डोनेशन से जब बच्चे गुज़र रहे होते हैं, तो वहाँ उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी हम आते हैं कि आजकल का यू नो जब हम फिटनेस की बात करते हैं, तो एक कांसेप्ट है कि अगर फिटनेस मतलब सिक्स पैक, ये कितना सही है? लाना बड़ी बात नहीं है, सिक्स पैक को कैरी करना बहुत बड़ी बात है। और सिक्स पैक आएँगे कब? जब आप नियम से खाओगे, तोल के खाओगे, बराबर खाओगे, प्रॉपर पानी पियोगे और सोओगे, तब जाके सिक्स पैक आएँगे। सिक्स पैक कोई बहुत, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है सिक्स पैक। एक सिंपल अचीवमेंट है कि आपकी छाती के नीचे आपका पेट होना चाहिए बस। आपकी छाती के आगे आपका पेट नहीं होना चाहिए। अगर तो आपकी छाती के नीचे आपका पेट है ना अंदर, तो आप फिट हो। सिक्स पैक है तो आप सुपर ह्यूमन हो। ओके, तो अगर पेट जितना बाहर है बॉडी के, क्या पेट उतना ही अंदर भी उतनी ही बड़ा रहता है पेट? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो लेयर है। तो लेयर के बाहर की तरफ ही निकलती जाती है, अंदर की तरफ भी उतनी ही बढ़ती है? क्योंकि बोलते हैं कि जितना जैसे अगर आप मोटे हो तो आपका जो मोटापा है, आपके अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रेशराइज़ करता है, इस कारण से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स माल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो भी प्रोपोर्शनेट के अगेंस्ट जो भी चीज़ जाएगी, वो डिसबैलेंस तो करेगी। वो तो प्रकृति का नियम है। वो बहुत बेसिक है कि भाई तराजू इधर बढ़ा तो ये नीचे जाएगा। तो आपको हमेशा अपने प्रोपोर्शनेट वेट पे, हर चार्ट में क्यों 6-4 को इतना होना चाहिए, 6-3 को इतना होना चाहिए, 5-10 को इतना होना चाहिए। सबका प्रोपोर्शनेट वेट है सर। अगर आप उसको उसको आप उस स्केल को खराब करोगे, तो आपके साथ ये डिसएडवांटेजेस आएँगे कि पेट बाहर हो रहा है। ज़रूरी नहीं पेट बाहर, सबके सबके स्टोरेज एरियाज़ अलग है। किसी की गर्दन मोटी हो जाती है, किसी का लोअर बॉडी ज़्यादा फैल जाती है। मतलब, तो
आपको प्रोपोर्शनेट रहना है बस। आपको अपने आप को सिर्फ़ एक नियम और सिद्धांत पे रखना है कि मुझे इस वज़न से इस वज़न में आप कभी ये ना कहें कि मेरा वज़न 30 किलो बढ़ गया। आप ये कहें कि यार अभी कुछ दिनों से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा वज़न 2 किलो बढ़ा हुआ है। जब आप 30 किलो बढ़ा लेते हैं, तो 30 से उस वज़न पे आना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, 1-2 किलो आप मैनेज कर सकते हो कभी। तो आप इतना मौका ही ना दो ना कि 30 किलो बढ़े। आप अपने 1-2 के आस-पास रहो। तो क्या डायबिटीज़ या जो प्री डायबिटीज़ होती है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं एक्सरसाइज़ के थ्रू? एक्सरसाइज़ और खाने के थ्रू आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। कैंसर को भी हील कर सकते सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप स्टडीज़ कहने लगी हैं अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग करते हो और अगर आप वेट लिफ्ट करते हो, तो आप एज़ अ फीमेल आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज़ अगर जब आप में मसल को होल्ड करने की ताकत होती है, मसल आपका क्या करता है? ताकत है, मसल होल्ड करती है। जब आप में वो ताकत रहती है ना, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ी रहती है और आप इन सब चीज़ों से वैसे ही बहुत दूर हो जाते हो। तो ट्रेनिंग, एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी नेसेसरी, मैंडेटरी। आपका मसल जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप प्रोटीन रिच खाना खाओगे, आपका सब कुछ मसल है सर। अगर आपका मसल अच्छा है ना, तो आप इन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ो। पर फिर आजकल मेडिकल कंडीशंस क्यों सीवियर होती जा रही हैं कि लोग जिम कर रहे हैं और उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जिम करते-करते ही वो ट्रेडमिल पे ही कोलैप्स हो गए? आपको आपकी बॉडी इंडिकेट करती है। ओके। अगर आप खाना खा रहे हो और आपको ये समझ में आ जाता है कि यार मैं ये शायद 2 रोटी या 1-2 निवाले ज़्यादा खा लूँगा ना, तो मुझे परेशानी होने वाली है। मैं मतलब सेटल नहीं हो पाएगा ये। वो आपका ब्रेन आपको बताता है। ऐसी एक्सरसाइज़ भी है कि यार आज मेरा मूड नहीं हो रहा, आज नहीं करूँगा। या कल रात को मेरा हेक्टिक हो गया था। कुछ भी हो सकता है, पार्टी हो गई थी। आज मैं रेस्ट ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा हुआ। लेकिन आप उसको ओवरडू करने जाओगे या एक्सेस करने जाओगे, तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आपका नकली सप्लीमेंट्स भी आते हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है इस चीज़ के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ़ दिमागी स्ट्रेस नहीं है, बॉडी का स्ट्रेस भी है। अगर आपने हफ्ते भर बहुत सारी एक्सरसाइज करी है या 3-4 दिन रिग्रेस एक्सरसाइज करी है, तो आप टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ मसाज और अ वॉक। योर हुँ, बॉडी इंडिकेट्स यू, बॉस रहने दे यार, आज तेरे बस की नहीं है। राइट, फिर अगेन आप कोई प्रोफेशनल तो हो नहीं ना एग्ज़ैक्टली। कि आपको करना ही है। ये आपकी टू डू लिस्ट में है कि इस हफ्ते आपको ये खत्म करना ही है क्योंकि आपको ये फिटनेस पानी है, कल परफॉर्म करना मैच है। तो आपने बहुत सारे लोगों को हील किया है एक्सरसाइज़ के थ्रू। तो मेजरली ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो आपने एक्सरसाइज़ से और सिर्फ़ खाने से सही होते हुए देखी हैं? मैं कैंसर सर्वाइवल्स देखे हैं। मैंने कई लोगों का ये बीपी नॉर्मल होते हुए देखा है, शुगर कंट्रोल होते हुए देखा है। फास्टिंग करते हैं ना लोग, इट्स अ ब्लेसिंग। फास्टिंग इज़ अ ब्लेसिंग, हर धर्म में फास्टिंग है। और फास्टिंग कभी कहीं नहीं लिखी कि आपको ज़िंदगी भर करनी है। आपको एक टाइम पीरियड के लिए करनी है, थोड़े दिन करनी है, खत्म करनी है। जस्ट टू डिटॉक्स योर बॉडी। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो हम करते हैं, वो हमको एक लॉन्ग रन में कितने दिन तक मैक्सिमम करना चाहिए? ब्रेक दे के करिए, हफ्ता कीजिए, 15 दिन कीजिए, 30 दिन कीजिए, लेकिन आप उसको साल भर नहीं कैरी कर सकते। ओके, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें व्रत है। है, उसकी भी एक लिमिटेड डेज़ हैं, लिमिटेड डेज़ है। डेट्स हैं, टाइप है। दैट इज़ फॉर्म ऑफ डिटॉक्सिंग। तो आप कोई भी फास्टिंग को लाइफ लॉन्ग कैरी नहीं कर सकते। आप फास्टिंग का मतलब ये है कि कुछ दिन किया, डिटॉक्स की बॉडी, नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में आए, फिर 1 साल में बीच में जाके डिटॉक्स की बॉडी। उसको आप लाइफ़स्टाइल ना बनाएँ कि मैं ज़िंदगी भर करूँ। तो ये एक वेट लूज़ करने का तरीका से ज़्यादा बॉडी को डिटॉक्स करने का तरीका है ये। वेट की बात करें या फैट की बात करें, क्योंकि वेट लॉस की बात करते हैं हम, वेट लॉस तो कोई चीज़ ही नहीं है। ओके, वेट लॉस चीज़ ही नहीं है, वेट लॉस बोलना भी नहीं चाहिए, हमें हमेशा बात करना चाहिए फैट लॉस की। बट लोग तो इसी से मार्केट करते हैं कि वेट लॉस हो जाएगा, इतने दिन में वेट लॉस हो करवा तो देंगे जब आपका। इतने दिन में वेट लॉस होता है, तो आपको पता है आपकी सबसे कमाई हुई चीज़ उसके साथ क्या जाती है? प्रोटीन मसल। ऐसे। इसको कमाने में आपको 20-20 साल लग गए हैं, 15-15 साल लग गए हैं आपको। 1 किलो मसल बनाने में आपको कितना साल लगेगा आपको पता है? हुँ, लेकिन आप जब वेट लॉस बोलते हैं ना उसको ईज़िली कि यार 30 दिन में मैंने वेट लॉस कर लिया, तो 30 दिन में आपने उस मसल को भी खो दिया। तो उसे कहते हैं फैट लॉस। आपको फैट लॉस करना है, दैट इज़ सिंपल। फैट को जलाना है, मसल को रिटेन करना है और बढ़ाना है। तो ऐसी कौन-सी बेस्ट एक्सरसाइज़ हैं जहाँ पे हम फैट लॉस ईज़िली और जल्दी कर सकते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अच्छा कुछ नहीं।
ओके। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी है, लेकिन हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इतना तवज्जो देते हैं कि हम 6 दिन करते हैं। 6 दिन नहीं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 दिन करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन लेमन लैंग्वेज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जिसको आप जिम बोलते हो। ओके, लोहा, लोहा उठाना। है ना? लोहा उठाना नहीं है, आप रबर से भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। स्ट्रेंथ मतलब आपको अपने मसल को, हुँ, कार्डियो मतलब अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, हुँ, स्ट्रेंथ मतलब मसल, हुँ, कार्डियो मतलब ऑर्गन्स। हुँ, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपको अपने मसल पे काम करना है। जब आप अपने मसल पे काम करोगे, जब आप मसल पे काम करोगे, तो आपकी बॉडी एनर्जी माँगेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? या तो आपके खाने से आएगी या फिर आपके फैट से आएगी। तो क्या हमको इन सब के साथ रेगुलर बेसिस पे गर्म पानी भी पीना चाहिए? पूरे टाइम गर्म पानी ही सिर्फ़? मैं क्योंकि देख रहा हूँ कि आजकल लोग अपने साथ बॉटल लेके घूमते हैं, थर्मस लेके घूमते हैं और उसमें पूरा टाइम गर्म पानी ही पीते हैं वो, चौबीसों घंटे गर्म पानी ही पीते हैं। इज़ पा इट राइट? अब पानी सर इतना बड़ा मार्केट हो गया कि पानी के बारे में बात ही नहीं कर पाएँगे। अब आप बताओ, पानी पीऊँ, एल्कलाइन पीऊँ, आरओ पीऊँ या विराट कोहली जो पी रहा है वो वाला पीऊँ विदेश से मँगा के? कौन-सा पीऊँ? पानी, पानी है। बस गरम कर रहे हो, शायद उसके बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। पानी को एक पानी की तरह रखें, पानी को भी इतना बड़ा मार्केट बना रखा है। आप सोचिए, दुनिया में 70% पानी है, फिर भी हर तरीके का पानी बिक रहा है। तो गर्म पानी पीने से क्या फैट लॉस होता है या फैट बर्न होता है क्या? सर मिथ है। मतलब आप सोचो ना, स्टीम में बैठ जाओगे तो आप क्या पतले हो जाओगे? राइट, इसी से बात एक वो ध्यान है कि लोग सोना बाथ भी स्पेशली लेने जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्वेट करेंगे, तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो हम फैट लॉस करेंगे। ऐसा है क्या? मतलब ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो फैट लॉस बहुत ज़्यादा होता है क्या? जो लोग ग्लेशियर्स में रह के फैट लॉस कर रहे हैं वो, जो ऐसी कंट्रीज़ में रह के कर रहे हैं वो, नहीं तो मतलब ये कितना सही है कि ये सब पसीना बहने से फैट पसीना लॉस होता है? पसीना बहने से सर आपका शरीर हिलता है। ओके। पसीना बहने से फैट लॉस थोड़ी होता है सर। फैट लॉस होता है, हुँ, हुँ। लेकिन उसका मसल लॉस भी होता है। अगर आप मैं बोल रहा हूँ मैं दौड़ता चले आ रहा हूँ, मैं अगेन एक मैराथन रनर की बात करूँगा तो आपको हमेशा पतला-सा दिखेगा, क्योंकि वो उसका काम है। वो दौड़ता है तो उसके बॉडी में मसल रह नहीं पाता है। वहीं आप एक अच्छे स्प्रिंटर को देखोगे, तो उसकी बॉडी में आपको एक मसल दिखेगा, डेफिनिशंस दिखेंगी, हुँ, हुँ। है ना? आप बाकी स्पोर्ट्स में देखोगे तो आपको एक डेफिनिशन दिखेगी मसल की, है ना? तो अगर आप सिर्फ दौड़ रहे हो या कार्डियो कर रहे हो, तो आप उसके साथ अपना मसल भी लॉस कर रहे हो। आप हेयर लॉस भी कर रहे हो, क्योंकि आपके जब मसल लॉस होगा तो आपकी बाइंडिंग खत्म होगी। बाइंडिंग खत्म होगी तो आपके हर तरह का मसल के साथ हर चीज़ जाएगी, एनर्जी के साथ सब कुछ निकलेगा। तो आपको ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेंथ ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेन बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज़ करो, मसल को ट्रेन करो और मसल को अच्छा प्रोटीन दो। यही साइंस है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आम आदमी हो चाहे एथलीट हो। हमारी बात हो रही थी कि 1 मिनट तक हमको लटकना चाहिए और बचपन में भी हमको बोला जाता था कि लटको हाइट बढ़ती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? मतलब अगर आप जैसे आपने बताया था कि 1 मिनट तक लटको, तो 1 मिनट तक लटकने से फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहली बात है अगेन प्रोपोर्शन की बात, आप अपने वेट को जब होल्ड कर लोगे, आप अपने वेट को उठा पा रहे हो और आप अपने वेट को चैलेंज कर पा रहे हो। उस वेट को अगर आप चैलेंज कर रहे हो ना, तो वो आपकी लॉन्गेविटी में बहुत काम आने वाला है। जब आप अपने लाइफ के आखिरी एरा में होंगे, तो शायद आपको इस कुर्सी से उठने-बैठने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जार का ढक्कन खोलने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लटकने से आपका सब कुछ, ग्रिप से लेके हर चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी एंड वो लॉन्गेविटी में बहुत काम आएगा। आपको ज़िंदगी भर जो बेसिक एक्सरसाइज़ है ना, उसमें बहुत काम आएगा। बेसिकली आपको प्रोपोर्शनेट रहना है। आपको अपनी बॉडी उठाने लायक रहना है। कि आप अपने शरीर का वज़न आप खुद उठा पाएँ। आप एक अच्छा पुशअप लगाएँ, आप एक अच्छा पुलअप लगाएँ, आप फिट हैं। सर अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम जिम नहीं जा सकते, तो ऐसी कौन-सी 5 एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो हम सिर्फ़ घर पे कर लें, डेली बेसिस पे और हम फिट रह सकते हैं? बर्पीज़, बर्पीज़ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कार्डियो और स्ट्रेंथ का। पुशअप्स, प्लैंक फॉर योर कोर एंड बैलेंसिंग योर बॉडी। अगर आप प्लैंक करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है घर पे आप, क्योंकि उसके लिए आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे कहीं भी कर सकते हैं। ट्राइसेप डिप बड़ी अच्छी एक्सरसाइज़ है। कहीं भी जहाँ कुर्सी मिले, कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जिस पे आप डिप लगा लें, घर में बहुत ईज़िली हो सकती है।
और कोर एक्सरसाइज में आप क्रंचेस कर सकते हैं। लेकिन बर्पीज, प्लैंक और पुशअप ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप रोज घर पे कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ, कार्डियो और कोर का। इन 3 एक्सरसाइज को अगर आप एक सर्किट में डिज़ाइन करते हैं ना कि पहले मैं शायद 10 बर्पी लगाता हूँ, फिर 10 पुशअप लगाता हूँ, फिर 1 मिनट का प्लैंक करता हूँ और इसके 3 सेट करता हूँ। बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, जिसको आप घर में कर सकते हैं और रोज़ कर सकते हैं। और इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, स्ट्रेंथ, कार्डियो एंड कोर। तो इसमें हमको ऐसी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं पड़ती। ये आप तभी लगा लगा पाएँगे जब आप एक अच्छा फिटनेस अचीव कर लेंगे, तो आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। टीनेजर्स में आजकल स्मोकिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है और हम जब छोटे थे तो तब भी एक बंधन रहता था। बट आजकल बहुत छोटी उम्र से लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती है एक फिटनेस जर्नी में? इससे बुरा कुछ नहीं है और ये दोनों आप आप ये नहीं बोल सकते कि कल कि मैंने सिगरेट पी थी या शराब पी थी, मैं एक्सरसाइज से उसे कवर कर दूँ। एक्सरसाइज से आप अपने आप को तो बोल रहे हो कि मैंने कवर कर दी, लेकिन वो कहीं न कहीं अंदर तो रह गया है। तो ये तो अभिशाप है। अभिशाप है एक अच्छी हेल्दी बॉडी की। तो कोई कौन बोलेगा कि आपको करना है? तो अगर कोई स्मोक करता है और ड्रिंक नहीं करता बट स्मोक ही करता है और वो अगर चाहता है कि मैं फिट हूँ, तो वो स्मोकिंग सबसे पहले उसकी बॉडी में क्या खराब करेगी लंग्स के अलावा और कहाँ उसको रोकेगी? एक फिटनेस के उसमें एक फिटनेस में कहाँ उसको रोकेगी? वो डिलीवर ही नहीं कर सकता वो जब चाहता है, क्योंकि वो स्लो हो गया है। तो इससे स्मोकिंग से स्टैमिना कम हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है, आपके लंग्स को ऑक्सीजन लेने की ताकत खत्म होती जा रही है, उसमें कार्बन ही कार्बन है। तो आप जब अपने आप को पुश करोगे तो वो पुश जहाँ आएगा, वहाँ वो स्मोक याद दिलाएगी कि मैं हूँ। मैंने तुझे खराब कर दिया है, तू नहीं दौड़ पाएगा। तू जल्दी साँस फूल जाएगी। और आप अगर आप इन सब चीज़ों में हो, तो आप वो परफ़ॉर्मेंस तो नहीं दे सकते जो आप देना चाहते हो। आप एक जगह जाके बाउंड हो जाते हो, एक जगह आपके बैरियर लग चुका होता है। अगर आप रोज़ अल्कोहल कंज़्यूम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी स्लो होना लाज़मी। लाज़मी है। आप सोचोगे धीरे, हुँ, आपके एक्शंस धीरे हो जाएँगे। हुँ, आप राइट। आप जो डिलीवर करना चाहते हो, आप उसमें स्लो हो जाओगे। आपका डेली प्रोसेस जो है, वो स्लो हो जाएगा। ये प्रोसेस को स्लो डाउन करता जाएगा दिन पे दिन। बट जब मैंने ऐसे लोगों से बात करी तो उनका ऐसा कहना है कि हमसे स्मोकिंग छोड़ी नहीं जाती। पकड़ी गई तो छोड़ी भी जा सकती है। और ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हैं जिनने सालों स्मोक किया और रेगुलर बेसिस वही इंसान से आप दोबारा पूछना, जब उसको डॉक्टर बोल देगा और वो उसकी शर्त हो जाएगी कि अब तुम्हें सिगरेट छोड़नी है, तब वो क्या कहेगा? अभी वो ये बोल रहा है, लेकिन जब वो एक डॉक्टर के पर्चे पे जब वो डॉक्टर उसको दिखा देगा कि यमराज दिखा, तो मेरी सेम एक ऐसी इंसान से बात हुई, तो वो मेरे को बोलता है कि मैंने छोड़ने की कोशिश करी, बट जब मैं दूसरे को पीते हुए देखता हूँ तो मेरे मुँह में पानी आने लग जाता है। देखिए लत इसी को कहते हैं, ये लत है। ऐसी स्थिति में कोई अपने माइंड को कैसे चेंज करे? रिक्रिएशन प्लेस इज़ द प्लेस इन सब के लिए, इस रिहैब के लिए। वो रिक्रिएशन प्लेस बैडमिंटन कोर्ट हो सकता है, जिम हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है। जब आप लोगों के बीच में जाएँगे और क्योंकि हम हर इंसान के अंदर ना एक हेल्दी कॉम्पिटिशन करने की आदत होती है। अगर आपके बाजू में कोई स्विमिंग कर रहा होगा और आप सिगरेट पीते हैं, बहुत रेगुलर बेसिस पे सिगरेट करते हो, जब आप स्विमिंग करेंगे और आप देखोगे कि यार मैं उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपका कॉर्नर ऑफ द ब्रेन आपको बोलेगा, यार थोड़ी कम करते हैं, स्विमिंग अच्छी करनी है। तो शायद वो 1 पैकेट 5 पे आ जाए और वही मोटिवेशन बनता जाएगा। तो रिक्रिएशन प्लेस जहाँ भी हेल्दी एनवायरनमेंट है, आप ऐसी जगह जाएँ और अपने दोस्तों को भी बोलें कि आप ऐसी जगह जाओ। आप पुश नहीं कर पाओगे, वो एक क्लिक है, वो एक मोटिवेशन है जो उसके अंदर अपने आप से आएगा। वो एक मोटिवेशन अपने आप आएगा, वो कोई उससे फ़ोर्सफुली नहीं करवा सकता। क्योंकि यहाँ आप बोल रहे हो सकता है उसके घरवाले उसे बोल चुके हों, तो वो उनकी नहीं सुन रहा, वो सिर्फ़ किसकी सुनेगा, वो अपने आप की सुनेगा। तो वो अंदर से आना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय सिर्फ़ अंदर से बोलते आना रहने आप का। सिर्फ़ एक ही चीज़ कर सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो उस जगह जाने के लिए, राइट? आपको उस जगह भेजना है। रिहैब सेंटर क्या है? रिहैब सेंटर में वो
उसको ले आके बिठा दिया जाता है ना, सोर्सेस कट हो जाते हैं। लेकिन रिक्रिएशन सेंटर्स क्या है? रिक्रिएशन सेंटर्स वो जगह है जहाँ पे आप जाते हैं और आप मोटिवेट होते हैं। किसी का शरीर देख के, किसी का स्टैमिना देख के, किसी की प्रेज़ेंस देख के, किसी का ऑरा देख के, राइट? वो ऑरा, वो प्रेज़ेंस शायद आपको मोटिवेट करे कि यार मैं भी ऐसा हो जाऊँ। बहुत सारे लोग शाम को जिम करने जाते हैं या एक्सरसाइज करने जाते हैं। मैंने जितना सुना है कि शाम को हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी शटडाउन मोड में आने लग जाती है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा के नहीं सोना चाहिए अपना। तो वो कितना सही है और उसको अवॉइड करना चाहिए? कोशिश तो यही है कि देखिए एक्सरसाइज़ एक ऐसी चीज़ है कि आप सुबह करके खत्म करें तो आपका दिन आपके कॉम्पिटिटर से या अपने लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। जो लोग 9 बजे अपना काम शुरू कर रहे हैं, शायद आप 7 बजे तक फ्रेश होके, 8 बजे तक फ्रेश होके आप उस ब्रेन के साथ काम पे निकल जाएँगे, जहाँ सुस्त ब्रेन उठेंगे। एथिकली तो आपको सुबह-सुबह ये सब काम खत्म कर देना चाहिए। आपको अपना वर्क शेड्यूल ऐसा बना लेना चाहिए कि आपका ये काम सुबह ही खत्म हो जाए, ताकि शाम आपकी लंबी हो, दिन आपका प्रोग्रेसिव हो। आपको ये काम की तरह ना लगे। एक्सरसाइज़ आपको फिर क्या होगा, जब आप काम खत्म करके आते हो ना, तो ये आपके लिए एक काम हो जाता है। एक ये बैरियर लगता है, यार अब काम करना है, काम के बाद फिर काम करना है। लेकिन अगर आप इसे सुबह कर लेते हैं, तो ये काम नहीं लगेगा आपको, ये ज़रूरत लगेगी और उसके बाद आपका दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। शायद आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बड़ा दिन हो जाएगा आपका, चाहे आप मार्केटिंग में हो, चाहे आप किसी बिज़नेस में हो, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो। आपका कॉम्पिटिशन आपके कॉम्पिटिटर से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो हम इस हैबिट को एक कंसिस्टेंसी में कैसे कन्वर्ट करें? सुबह उठ के चाय कैसे पी रहे हैं? आदत है तो उसकी। फ़िटनेस भी आदत है सर। फ़िटनेस ऐसे रॉकेट साइंस थोड़ी है। बट लोगों के लिए तो अभी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्योंकि उनको लगता है कि यार हम सुबह नहीं उठ सकते। हम अगर सुबह उठ जाएँगे तो ठीक है 4 दिन जाएँगे फिर एक वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है क्योंकि अभी आपकी बात सुन के मुझे मोटिवेशन तो आ गया। मैं 4 दिन जाके जिम चला भी जाऊँगा। 5वें दिन से मेरा मोटिवेशन डाउन होने लग जाएगा। तो उस मोटिवेशन को एक हैबिट में कैसे कन्वर्ट करूँ? हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए सर सबसे आसान काम क्या है? आप क्लब कल्चर में आएँ। क्लब कल्चर में मतलब क्या है कि आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स क्लब जाएँ, जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हों। जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो। सपोज़ करो आप हस्बैंड, वाइफ या बच्चा, आप 4 लोग एक जगह जाते हैं। आपको जिमिंग पसंद है, आप जिम चले गए। आपका बच्चा एक क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कर रहा है। आपकी वाइफ एरोबिक्स कर रही है, योगा कर रही है। आपकी बेटी बैडमिंटन खेल रही है। तो एक पूरी फैमिली जब ऐसी जगह जाती है ना, तो आप एक तो रेगुलर हो गए ही हो गए, क्योंकि 4 लोग हो गए हैं जो मोटिवेटेड हैं। बच्चा जब मैंडेटरी आपको लेके जाएगा, उसके लिए तो सबसे हैप्पी प्लेस है वो, तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप अच्छे हो रहे हो। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो, तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि उस क्लब में एक कोई इंटरनेशनल एथलीट या कोई इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहा हो और आपका बच्चा उसको देख रहा हो। तो उस दिन से उस जगह पे आपका बच्चा सपने देखने चालू कर देता है कि वो भी उस इंटरनेशनल प्लेयर की तरह बन जाए। ये तो फैमिली की बात होगी बट अगर कोई मैरिड नहीं है या हुँ, हमारी टीम मेंबर्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह उठना चाहते हैं बट रात को 12 बजे तक जगते रहते हैं, 2 बजे तक जगते रहते हैं और फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं, उसके कारण फिर ऑफ़िस आने में भी लेट हो जाते हैं। तो ऐसी जगह शाम भी तो है। देखिए, फ़िटनेस इंडस्ट्री को समझिए। फ़िटनेस इंडस्ट्री को अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो फ़िटनेस इंडस्ट्री चालू जब होती है, जब दूसरे काम बंद होते हैं। हुँ। या ऑलरेडी बंद हैं दूसरे काम, सुबह हाँ, जैसे बंद है हैं। ना? और फ़िटनेस इंडस्ट्री बंद तब होती है जब दूसरे काम चालू होते हैं। तो फ़िटनेस इंडस्ट्री कहीं नहीं जा रही सर, वो तो आपका इंतज़ार कर रही है कि आप काम खत्म करके आओ या काम से पहले आओ। हुँ। तो फ़िटनेस इंडस्ट्री आपकी सहूलियत के लिए दोनों जगह पे है। बंद करके आओ या चालू करके आओ, दोनों जगह खड़े हैं। क्योंकि वो इंडस्ट्री काम ही तब करती है जब आप अपने बिज़नेस आवर के बाद फ्री होते हो। जो आपका बिज़नेस आवर है, उस बिज़नेस आवर में फ़िटनेस इंडस्ट्री बंद है। आप यूथ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा बैरियर है आज की तारीख में फ़िटनेस के लिए, किसी इंसान के लिए? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर इंटरनेट पे ही सारा ज्ञान होता, तो स्कूलों की, कॉलेज की क्या ज़रूरत? तो वैसे ही एक्सरसाइज़िंग पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है कि अगर आप ऑनलाइन देख के, पढ़ के, अगर आप खुद कर पा रहे हैं, तो आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है। हुँ। लेकिन गुरु की आपको उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि गुरु में वो बात होती है जो शिष्य को पहचान जाता है। एग्ज़ैक्टली। वो इसलिए नहीं
वो उसके ऑरा से, उसके चलने से, उसके खड़े होने से या दोनों के बीच में जो सिक्स्थ सेंस है, जो कनेक्टिविटी है, वो मैच कर जाती है। तो वो बोलता है ना, ये बहुत बड़ा काम करेगा आगे जाके, ये अच्छा क्रिकेट खेलेगा, इसको बॉलिंग करवाओ, इसको बैटिंग कराओ। वो इंटरनेट पिक कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। इंटरनेट से नहीं कर सकता वो। नहीं कर सकता सर। इंटरनेट पे एक चीज़ लिखी हुई है, एक थ्योरी लिखी हुई है। उस थ्योरी में मुझे लग रहा है कि अगर इसका सिर्फ रिस्ट इधर से इधर हो जाएगा, तो ये जो कर रहा है इसकी स्किल और डेवलप हो जाएगी। वो इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, वो फिज़िकली मिलेगा। आजकल मैंने देखा कि जब जिम भी जाते हैं, तो जैसे सेट्स मार रहे हैं और थोड़ा-सा भी टाइम मिलता है, तो तुरंत मोबाइल उठा के हम रील्स देखने शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको कहाँ कितना लगता है कि सोशल मीडिया यहाँ एक बहुत बड़ा बैरियर बन रहा है लोगों की फ़िटनेस में? देखिए, रील देख रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, वो रील में क्या देख रहे हैं आप, वो इम्पोर्टेंट तो आप क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है। आप और किस तरह का मटेरियल कंज़्यूम करें, वो कर भी बहुत वो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसको फ़ॉलो कर रहे हैं? एआई इतना अच्छा टूल है सर, आप जो ढूँढोगे आपको वो मिलता है। अगर मैंने कोई शॉपिंग डाली है, तो मेरे आस-पास वही चीज़ें घूमती रहेंगी। अगर मैंने फ़िटनेस डाला है, तो मेरे आस-पास फ़िटनेस घूमेगा। मैंने अगर हेल्दी फूड डाला है या मेरा दिमाग जो बोल रहा है, मेरे सामने वही घुमाता है एआई, हुँ। है ना? तो एआई बहुत अच्छा टूल है, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो सर मैं देखता हूँ कि जिम में ट्रेनर्स हमको बहुत सारी चीज़ें कई बार सजेस्ट करते हैं। तो क्या हमको ब्लड टेस्ट कराने चाहिए जिम जाने से पहले? जिम जाने से पहले आप ब्लड टेस्ट ना कराएँ, आप रेगुलर बेसिस पे ब्लड टेस्ट कराएँ, ओके। है ना? रेगुलर क्योंकि हर 6 महीने में आपकी बॉडी में क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, आपको नहीं पता। आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। आज अगर मेरा क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो क्या मैं क्रिएटिन उसपे और लूँगा क्या? नहीं लूँगा ना। राइट। तो अगर मेरे को कोई बोल भी रहा है कि भाई क्रिएटिन ले लो, तो मुझे ये तो पता हो कि मेरी बॉडी कितना क्रिएटिन डेवलप कर रही है और कितना ले पाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे एनालाइज़ तो करना पड़ेगा ना, या उस ट्रेनर को एनालाइज़ करना पड़ेगा, सर आपके ब्लड की रिपोर्ट ला दो, तो मैं बताता हूँ आपको कि लेना है नहीं लेना, राइट। है ना? मैं किसी चीज़ को सजेस्ट करने से पहले उस चीज़ के बारे में जानूँ, तो क्या आपका शरीर उसको अडॉप्ट कर पाएगा? एग्ज़ैक्टली। तो जैसे प्रोटीन की भी लोग बातें करते हैं, किसी का बढ़ा हुआ होता है, यूरिक एसिड बढ़ा है, यूरिया बढ़ा हुआ है, तो क्या मैं उसको प्रोटीन सजेस्ट कर सकता हूँ? ये मेरी नहीं, एक डॉक्टर की कॉल है। जहाँ साइंस आ गया, जहाँ मेडिसिन्स आ गई, वहाँ डॉक्टर की कॉल है, वो ट्रेनर की कॉल नहीं है। तो हमको सीधे ट्रेनर के सजेस्ट करने पे नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है पहले हमको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल, अपनी बॉडी के हिसाब से फिर चीज़ों को कंज़्यूम करना चाहिए। जितना आप अपने शरीर के बारे में जानेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए, दूसरा आपको गाइड करने के लिए, आप स्कूल जाते हो, आप एक सब्जेक्ट पिक करते हो ना, उस सब्जेक्ट में फिर आप मास्टरी करते हो। तो शरीर भी एक सब्जेक्ट है, उसमें मास्टरी आपको खुद करनी है। आप मास्टरी करोगे, आपको गाइड करने वाले लोग मिलते जाएँगे। हुँ, अब आप उस सब्जेक्ट को दूर कैसे कर सकते हो अपने आप से? यू नो योर बॉडी, और आपसे अच्छा आपकी बॉडी को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप फ़ील करते हो। राइट। आपको समझ में आता है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है, नहीं करना, नहीं हो रहा। मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो जो आप फ़ील कर रहे हो, वो मैं फ़ील नहीं कर नहीं कर सकता। सकते। एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे टाइम पे नहीं हुआ करता था बट आज आ रहा है कि यंगस्टर्स को या यूथ को डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहला क्वेश्चन क्या सच में डिप्रेशन एग्ज़िस्ट करता है? क्योंकि अगर मैं आज अपनी माँ-बाप के बारे में बात करूँ या उनकी जनरेशन की बात करूँ, तो उनके लिए ऐसा है कि डिप्रेशन कुछ नहीं है और वो और 4 सुना देंगे आपको। या हो सकता है आप पिट भी जाओ उनसे। बिल्कुल, मैं बोलता था ना कि घबराहट हो रही है, राइट। क्या होता है घबराहट? मुझे घबराहट नहीं हुई ट्रस्ट में आज तक कभी। ये या मुझे फ़ील नहीं है कि घबराहट कैसी होती है। ना घबराहट हो रही है, एक लपाड़ा पड़ता था, घबराहट खत्म हो जाती थी। एग्ज़ैक्टली। आज राइट। आज इन मॉडर्न एरा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन ये हाइपरटेंशन, सब कभी नहीं सुने थे हमने। पता नहीं उसकी भी गोलियाँ, ओके। ये खा लो सो जाओगे। हम ऐसे थे कि सोते थे, तो सुबह कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। एग्ज़ैक्टली। जस्ट बिकॉज़ कि लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है। चीज़ें इतनी ईज़ी अवेलेबल है, तो ये एग्ज़िस्ट करता है डिप्रेशन? फर्स्ट क्वेश्चन। हम क्रिएट करते हैं, ओके। हम क्रिएट करते हैं। इट्स ऑल वो इन योर माइंड। यस, अगेन वी आर ओवरथिंकर्स। ओके। हमें ओवरथिंकिंग से बाहर आना है, और आप ओवरथिंकिंग कब करोगे जब आप अकेले बैठोगे। हुँ। आप सैडिस्ट कब होगे, आप परेशान कब होगे जब अकेले रहोगे। आप जब कम्युनिटी में रहोगे, आप बिज़ी रहोगे, आप एक्सरसाइज़ करो, आप इमेजिन करके देखो, जब आप एक्सरसाइज़ कर रहे होते हो या आप सपोज़ करो डांस कर रहे होते हो,
क्या आपके दिमाग में कोई बात आ रही होती है? आप सिर्फ़ उस लम्हे को एन्जॉय कर रहे होते हो। अब जब एक्सरसाइज़ कर रहे होते हो, आप सिर्फ़ उस मोमेंट को एन्जॉय कर रहे होते हो। तो वो सब आपको डिप्रेशन से दूर, नेगेटिविटी से दूर रहता है। कोशिश करो 10 ऐसे दोस्त हों, जिनकी आदतें अच्छी हों, 11वें आप हो जाओ। योर कंपनी मैटर्स अ लॉट। इट्स मैटर्स अ लॉट। 10 जिम जाने वाले दोस्त हैं ना, तो 11वां भी रेगुलर हो जाएगा। और डिप्रेशन भी अपने आप खत्म हो जाएगा, हाइपरटेंशन भी खत्म हो जाएगा। 10 दारू पीने वाले दोस्त हैं, तो आप 11वें शराबी बनना तय हो। हुँ, 10 लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं ना, तो 11वें आप बन जाओ। राइट। तो आप अपनी कम्युनिटी चूज़ करो, आप अपने सराउंडिंग्स चूज़ करो, आप अपने पास नेगेटिव लोग आपको समझ में आ जाएँगे, टॉक्सिक आपको समझ में आ जाएगा। कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन आपके अच्छा सोच रहा है, इन जिनके साथ आपको मज़ा आ रहा है, आप उनके साथ रहो। फिर आज की तारीख में क्योंकि हमारी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है, तो बहुत सारे कपल्स में मतलब मेल्स में और फीमेल्स में, दोनों में बच्चों का प्रॉब्लम है कि फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या तो फीमेल्स में कुछ इश्यूज़ हैं या मेल्स में स्पर्म काउंट्स बहुत कम है। तो उस कारण से वो लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं और भी प्रॉब्लम्स होती चली जाती हैं फिर। तो क्या इस प्रॉब्लम को भी हम कुछ हद तक इन सब चीज़ों से सेटल डाउन कर सकते हैं? सर नियम से आप कोई भी काम करो, क्या खराब होगा? नहीं, बट इसमें स्पेशली ऐसी कुछ आपकी एडवाइस है, जो जो लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए कुछ मतलब आप स्पेसिफिक कुछ उसमें बोलना चाहते हैं इसके हिसाब से? अगर मेल है, आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा ही बढ़े। ना, हिलेगा, एक्टिव होगा, तो इट हेल्प्स, तो इससे स्पर्म्स काउंट भी बढ़ जाते हैं? बिल्कुल बढ़ेंगे। आप कोई भी चीज़ एक्टिव होगी, सुपर एक्टिव होगी, इट हेल्प्स। आप हुँ, मोटिवेट हो गए, आप नेगेटिविटी से बाहर आओगे, आपका ब्रेन हुँ, अगेन ब्रेन आपसे बोलेगा कि आप अच्छे हो रहे हो, आप कर लोगे, होगा। हुँ, इट्स ऑल ब्रेन जो ट्रेन करता है, जो जो चला रहा है, सब बता रहा है कि ऐसे करना है, होगा, होगा तुझसे होगा, तू कर लेगा। हुँ, तो जब जे ब्रेन आपका पॉज़िटिव होगा, आपका एक्सरसाइज़िंग आपको पॉज़िटिविटी की तरफ ले जाएगी, तो आपके साथ हर चीज़ अच्छी होने वाली है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन कि क्या आपको जिम अपने पार्टनर के साथ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना क्योंकि चाहिए। मैंने देखा कि फिर ब दोनों में बातें बहुत होती रहती हैं, या फिर जब आपकी वाइफ़ अगर एक्सरसाइज़ कर रही है या आपकी गर्लफ्रेंड एक्सरसाइज़ कर रही है, तो आप उसके लिए खड़े हुए हो वहाँ पे। तो ऐसे में टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यू डोंट थिंक सो कि ये चीज़ कहीं न कहीं टाइम वेस्ट बहुत कराती है और इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल के ला पाती है? अगर आप इसको इसको अगेन पॉज़िटिव लें कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, आपको एक लेज़र टाइम मिल रहा है साथ में, आप दोनों हेल्दी हो रहे हो, हुँ। आप इसको ऐसे क्यों नहीं लेते? आप दोनों हेल्दी हो रहे हो। आप रील्स में तो लिख देते हो कपल गोल्स, राइट। हैं? आप रील्स में बोलते हो कि जो लिव्स टुगेदर दे स्टे टुगेदर एंड इट्स ट्रू। तो आप उसको पॉज़िटिवली लें। अगर आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करके 1 रैप के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो शायद आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा रैप लगा रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? आपको। आप उसको 1 रैप एक्स्ट्रा लगवा रहे हो, फ़ायदा किसको हो रहा है? उसको। जब वो अच्छी है, आप अच्छे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप दोनों अच्छे हो। तो हम उसको अगर पॉज़िटिव लें, तो कितनी बड़ी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ जाऊँ, फ़ादर के साथ जाऊँ, अपने बेटे के साथ जाऊँ, अपनी वाइफ़ के साथ जाऊँ, अपने दोस्तों के साथ जाऊँ, क्योंकि हम कम्युनिटी, हम पूरी फैमिली, हम लोग, दोस्त सब अच्छे होंगे। सो सर थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस हमने आज पूछे और आपने उसके आंसर्स दिए, जो लोगों के मिथ्स हैं, जो लोगों को लगता है कि लाइफ में हम नहीं कर सकते या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम से हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, हम वेट लॉस नहीं कर पाएँगे। तो इसके आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए। थैंक यू सो मच। मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सर। प्लेज़र माइन। थैंक यू।